देशभक्ति जो है वो कोई परफ्यूम नहीं है कि किसी फंक्शन में जाना हो, शादी में जाना हो तो परफ्यूम अच्छा छिड़क के आना। देशभक्ति आपकी शरीर की धमनियों में 24 घंटे बहने वाली रक्त की धारा है। माय वाइफ इज एन अमेरिकन। आई हैव नेवर एवर अप्लाइड फॉर ए ग्रीन कार्ड और यूएसए सिटीजनशिप। आप अभी भी इंडियन पासपोर्ट पे हैं? मैं सारी जिंदगी भर मर जाऊंगा लेकिन कभी पासपोर्ट नहीं लूंगा। मेरी मजबूरी है, बड़ा लॉयल्टी टाइप का स्पर्म। किसमें मजा ज्यादा आया, फिल्मों में या फिर टेलीविजन में? मुझे जहाँ पे भी अच्छा पैसा मिला तो वहाँ पे आपका एक डिसएग्रीमेंट भी हुआ था प्रियंका चोपड़ा के साथ। एक न्यूज आ गई कि प्रियंका चोपड़ा रिफ्यूज टू किस अन्नू कपूर। अगर मैं हीरो होता तो प्रियंका चोपड़ा को कोई आपत्ति नहीं होती। हीरो को चुमने में किसी हीरोइन को आपत्ति नहीं। वो तो मैं हूं ना, शक्ल है, सूरत ने, पर्सनालिटी, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। अनुज जी, आप एक 200 साल पुराना रैप सुनाते हो। दहिया पी गए सररररररररर, दहिया पी गए सरररररररर, आज गई हुती भौरी हूँ रस खानी रही कहीं नंद के बौन, बाको जियो जुग लाख करोड़, जसमती को सुख जात नहीं, तेल लगाए लगाए के अंजन भौह बनाए बनाए डे, और काग के भाग बड़ी सजनी हरी हाथ से ले गौ माखन रोटी, दहिया पी गए सरररररररर। इस कॉन्वर्सेशन को मैं यहाँ से किस और ले जाऊं? नहीं, किसी भी तरफ ले जाइए ना 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 ना, ये लम्हे को यहीं पे थमते हैं और कुछ और भी बात कीजिए, कुछ और अपने पास तो इतने सब्जेक्ट हैं। लेट्स टॉक अबाउट बहन सनी लियोनी। तो देखो हमारे सारे कैमरे खुल रहे। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Mumbai. My guest today is Anu Kapoor. Anu Kapoor is a noted actor, singer, director, radio disc jockey, and television presenter. He's appeared in over 100 films as well as television serials. He's acted in some of the biggest blockbusters in the Hindi film industry, movies like Mr. India, Betab, Ram Lakhan, to name a few, and some critically acclaimed films like Mandi and Utsav. His TV shows in the 90s made him an icon when there were no OTT platforms and no reality TV shows. But Anu Kapoor's journey in the film industry also includes personal struggles which he overcame and built a successful career spanning several decades. The conversation today, however, was more than just films. It was about life itself. Hope you enjoy watching this edition of the ANI podcast as much as I enjoyed filming it. Anuji, thank you so much for being part of the podcast. I'm one of those who has grown up watching you on the big screen, on television, on the small screen, and I just feel कि जैसे आप उस वक्त लगते थे वैसे ही देखने में तो आज भी वैसे ही लगते हैं माशाल्लाह। लेकिन स्मिता जी मैं बहुत पुरानी चीज हो चुका हूँ। I'm going to be 70 now. But you still have the same energy which you bring to the screen like you bring to your interview. So I'm really looking forward. Neeraj and I, both of us are looking forward to having this conversation with you. तो आपने बात उम्र और दिखने की है। सो एक रोल मुझे ऑफ़र हुआ है तो बड़ा प्रोमिनेंट हिंदुस्तान की शख्सियत का, विभूति का, नाम है उनका दीन दयाल उपाध्याय। सो मैंने प्रोड्यूसर साहब को कहा, मैंने बहुत अच्छी एक कविता ढूंढ निकाली है, शायद इस कविता के माध्यम से मैं आपके दर्शकों तक और आप तक निवेदन करना चाहता हूँ। और ये कविता लिखी तो एक महान कवि ने जिनका नाम है राव मुफ्तार त्यागी, उनकी कविताएं मैं ही पढ़ता हूँ, लेकिन शायद मेरे निज की जो भाव हैं जी, मुझे मालूम नहीं। ANI, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं सिनेमा नहीं देखता, टीवी नहीं देखता, OTT नहीं देखता, न्यूज़ चैनल नहीं देखता, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, इसलिए आपको पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं मिलेगा। लेकिन कभी कभी बेवकूफ़ भी सुखी हो जाते हैं तो मैं हैप्पी। बहरहाल ये जो कविता है उसमें छुपे हुए भाव शायद मेरे अपने भाव हैं, तो मुलाज़ा फरमाएं आप जी कि इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूँ, इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूँ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। वाह। इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूँ, मत बुझाओ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी, और पाँव तो मेरे थकन ने छील डाले। उम्र की बात कर रहा हूँ मैं जी। I'm going to be 70 now.
पांव तो मेरे थकन्ने छील डाले, अब विचारों के सहारे चल रहा हूं। पांव तो मेरे थकन्ने छील डाले, अब विचारों के सहारे चल रहा हूं। आंसुओं से जन्म दे देकर हंसी को एक मंदिर के दिए सा जल रहा हूं। मैं जहां धर दूं कदम वह राजपथ है, मत मिटाओ मैं चलूंगा तब नई दुनिया चलेगी। तो ये मेरे मन के भाव हैं जो मैंने। ब्यूटीफुल। लेकिन सिर्फ विचार नहीं, अभिनय भी, और शायद इसीलिए आपके अभिनय में कुछ अलग सी बात है, क्योंकि उसमें विचार भी हैं, उसमें देयर इज अ थॉट प्रोसेस। जब आप जो भी आप किरदार, यू नो, इट कुड बी अ स्मॉल रोल बट इट लीव्स बिहाइंड अ मेमोरी ऑफ यू. For example, when I spoke with my niece that I'm interviewing you, she's just a teenager. उसने इतना काम नहीं देखा आपका जैसे आप जब दूरदर्शन में करते थे या फिर आपकी पुरानी पिक्चरें हैं, वो शायद देखा नहीं होगा उन्होंने. लेकिन जब मैंने फोटो दिखाई, she said, of course I know him. And for a 16-year-old to still know you, even though you have not been acting all that much in the past couple of years, which means that you leave an impact even in a small role that you did. तो मुझे कुछ बताइए that how you started your life, the struggles, how you know, even from your family, when the connection with pre-partition India, पेशावर से जब आए थे, तो उस सब का बताइए मुझे. मेरे फादर वाज बोर्न इन पेशावर और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने लॉ किया. और आपने जब पूछा है पार्टीशन का, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पार्टीशन या रेड क्लिफ ने जो लकीर खींची थी, पार्टीशन असल में सफ़र किया है लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों ने. जो उस वक्त के अमीर और रसूख वाले पैसे वाले लोग थे, उनको तो पहले ही पता पड़ गया था. असल में इंडिया का पार्टीशन लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार और पैसे वालों को पहले पता पड़ गया था. तो इन पैसे वालों की लिस्ट में जो थे, उन्होंने बड़ा खूबसूरती से ट्रांसफ़र कर लिया. आपकी लाहौर के अंदर या रावलपिंडी में है, मुल्तान में है, फैसलाबाद जिसे किसी ज़माने में लायलपुर कहा करते थे, उधर कराची के अंदर है. तो आप वहाँ पे हैं, मैं यहाँ पर हूँ. मेरा नाम मोहम्मद इसाक है, आप स्मिता प्रकाश जी हैं, आप वहाँ रहती हैं लाहौर के अंदर. हमारी जान पहचान है, फैमिली है. हमने कहा देखिए जी 22 कमरों की हवेली उधर है, तो वो आप लेके इधर आ जाइए. मेरी बल्ली मारान के अंदर है तो 14 लेकिन चांदनी चौक के अंदर है. तो ये बहुत खूबसूरती से पैसे वालों के बीच में आदान प्रदान हुआ. लेकिन मरे हैं गरीब आदमी. हमेशा गरीब आदमी ही मरता है, पूरी दुनिया में गरीब आदमी ही मरता है. और ये जो भारत का बंटवारा था, ये भारत का बंटवारा जो था, एक नया मुल्क पाकिस्तान बना है, तो इससे ज़्यादा ब्लडी, इससे ज़्यादा रक्त रंजित कोई बंटवारा नहीं हुआ हो. मैं कपल ऑफ ईयर्स बैक आई वाज शूटिंग इन स्लोवाक रिपब्लिक, ऐसे रीजन कॉल तात्रांस्का लोमनिका. वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, तो उन लोगों ने प्रेस वालों को बुलाया, मीडिया को बुलाया. सो उन्होंने मुझको भी पूछा कुछ. तो मैंने कहा आपको पता है कि मिड 70s में there used to be a country called चेकोस्लोवाकिया. और इन दोनों, जब चेकोस्लोवाकिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो 2 कंट्री बनी, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाक रिपब्लिक. विद एक भी ब्लड ड्रॉप नहीं हुआ. इसलिए यूरोपियन हिस्ट्री में इस बंटवारे को वेलवेट डिवोर्स के नाम से जाना जाता है. लेकिन अफसोस, हम भारतीयों के नसीब में वेलवेट डिवोर्स नाम की कोई चीज़ रही नहीं है. रक्त रंजित जो बंटवारा हुआ है, तो उसके गरीब लोग मारे गए थे. लेकिन मेरा परिवार के जो मेरे पिताजी या मेरे ताऊ जी थे, वो लोग पहले यहाँ पर आ गए. मेरे दादाजी मिलिट्री में कर्नल थे, डॉक्टर कृपाराम कपूर. सो वो पहले ही गुजर चुके थे. मेरी दादी जंग की थी, सो बहुत ही जंग के लोग बड़े अग्रेसिव किस्म के होते हैं. तो झाजी, मेरी दादी जो थी वो खंजर रखा करती थी.
और झंग के औरतों के बारे में कहा जाता है कि वो गट्ठर लाद के अपने खेतों में जाया करती थी, और अगर प्रेगनेंसी और लेबर पेन उठता था तो उसी खेत के अंदर अपने शिशु को जन्म देकर, शिशु को गोद में रखकर और 1-2 मन का गट्ठर उठा के वापस घर आती थी। इतना जंग का वो था। तो यहाँ पर आ गए, दिल्ली में आके सेटल हुए। मिलिट्री में भी बहुत है जंगी जो है, दे जॉइन। हाँ जी, हाँ जी, जी। आज भी पंजाबी एक झंग की भाषा भी अलग होती है अपने। अगर दिल्ली में जाएं तो मैंने सुना है कि झंगी मुल्तानी लोग थोड़े से फरीदाबाद के अंदर आके बंटवारे के बाद बस गए। चांदनी चौक के पास भी तो है मुल्तानी डांडा एक इलाका है, और INA मार्केट है जो साउथ दिल्ली में है। वहाँ पे एक इलाका है कि वो वहाँ काफ़ी सारी दुकानें जो है वो झंग के जो आए थे वो वहाँ पे बसे हुए हैं। तो अभी भी उनके पुत्र जो हैं वो चलाते हैं वो दुकान, और वो झंगी भाषा बोलते हैं। उनके साथ में दुकानें हैं जो मुल्तानी भाषा बोलते हैं। तो उनकी पंजाबी अलग है, द डायलेक्ट इज डिफरेंट। और आप ताज्जुब करें, मुल्तान की आपने बात की, मुल्तान की तो काफ़ी अगर आप उस्ताद सलामत अली नज़ाकत अली की कलाम सुनेंगे, सावल मोर मुहा, तो वो मुल्तानी काफ़ी ही अपने आप में कमाल की चीज़ होती है, कमाल की चीज़ है। आपका तो मिश्रण है पेशावर और मुल्तान का फिर। हाँ जी, तो ब्लड तो वही है। अच्छा, आपका जन्म हुआ दिल्ली? जी नहीं, मेरा जन्म भोपाल में। अच्छा। मेरे फादर को एक मिल गए, कोई शर्मा जी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई चलिए कुछ करते हैं, नाटक नौटंकी करते हैं। अब ये लॉ किया हुआ लाहौर का बंदा जिसके ब्रेन में, जिसकी साइकी में ऐसा है कि भाई ये काम तो मरासियों का काम होता है, तो कहने ठीक है करते हैं। तो मेरे फादर को मानना पड़ेगा, आर्ट के लवर थे वो, ना खुद राइटर थे, ना डायरेक्टर थे, ना एक्टर, ना सिंगर, लेकिन अच्छी फैमिली से तो थे। उन्होंने सुना है उस टाइम पे 15-20 हज़ार रुपये उनको दिया और एक नाटक कंपनी का पूरा सेटअप तैयार किया। 20 हज़ार रुपये उस ज़माने में काफ़ी कुछ था। अब वो आता तो कुछ था नहीं, तो वो लॉस होना था। तो उनके जो पार्टनर थे या जो फाइनेंसर तो यही थे, मालिक तो यही थे। तो उन्होंने कहा अगले स्टेशन पे चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा रिकवर कर लेंगे। अगले स्टेशन पे रिकवर हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते सारी जिंदगी, अपनी जवानी, अपना वृद्धावस्था उन्होंने तो टेंटों में रहते हुए गुजार दी मेरे फादर ने। और इसी में टाइम पे विवाह हो गया उनका। और विवाह कुछ ऐसा हुआ कि मेरे जो दादाजी थे डॉक्टर कृपाराम कपूर, और मेरे नाना पंडित बंसीनाथ चैटर्जी, वो बंगाली हैं। अच्छा। मेरे अंदर 2 चीज़ों का ब्लड है, पंजाब का और बंगाल का ब्लड है। वो पॉलिटिक्स में थे। दोनों मिले, दोनों बुजुर्गों की बात हुई कि भाई आपकी लड़की है, हमारा लड़का है, और दोनों हाईली एजुकेटेड। तो कहा जी शादी बिल्कुल, ये तो रिश्तेदारी हो जाए। और दोनों ने पक्का कर लिया कि भाई आपका लड़का मदन है, मेरी लड़की कमला है। अब जब मेरी मदर ने ये सुना तो उन्होंने अपनी सहेलियों से, मतलब पुराने ज़माने की बातें, कितने साल, 80 साल पहले की, अभी तो गए हुए 14 साल हो गए हैं माँ को। तो उन्होंने बंगाली में अपनी सहेलियों से कहा मैं पंजाबी से विवाह नहीं करूंगी। समहाउ ये बात मेरे फादर के कानों तक पहुंच गई। मेरे फादर मेरी तरह ईगोटिस्ट थे, और जिसको दुनिया ईगो कहती है हम उसको स्वाभिमान कहते हैं, खुददारी कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। मेरे फादर ने कहा कि भाई ये उस बंगालन का, बामणी का ये कहना कि मैं पंजाबी के साथ शादी नहीं करूंगी, ये तो अपने माता पिता के खिलाफ बगावत हो गई है। और अगर हमारे मिलन से ट्रेजेडी है तो यही सही, लेकिन मैं कम से कम अपनी माताजी, अपने पिताजी, बाबूजी का आज्ञा का पालन तो करूंगा। तो जब तक ये बामणी, आप समझे जी जी, ये अपने हाथों से मेरे पैर नहीं छुएंगे कि यू आर द बेस्ट हस्बैंड, यू आर गोइंग टू बी माई हस्बैंड, तब तक ना तो मैं एक दाना अन्न का खाना है, ना पानी दी एक बूंद पीनी है। मेरे फादर ने एक ऐसी लड़की के लिए जिसके साथ उनका कोई प्रेम, कोई अफेयर नहीं था, 13 दिन की भूख हड़ताल कर दी थी। 13 डेज भूख हड़ताल। 14वें दिन मेरी मदर ने आके मूंग की दाल का पानी पिलाया था, और मैंने
I have never seen my father and mother fighting with each other. I have always seen my father giving immense respect to my mother and my mother adoring my father. तो वो प्रेम का जो केंद्र बिंदु है ना, वो मेरे अंदर आके बस गया है. मेरे फादर किसी से नहीं डरते थे. वो कहते थे मौत कल की आती आज आ जाए, और वही मैं कहता कल की आती, कल क्यों वेट कर रही है, आज ही आ जाए. तो हम तो वो हैं. आपका जन्म हुआ भोपाल में. मेरा जन्म भोपाल में. So this is what you learnt about love from your parents. जी जी, मेरे माता पिता, बाऊजी और माँ एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार, और बल्कि बाऊजी के जाने के बाद माँ से एक दिन मैंने कहा, मैं गया हूँगा वहाँ राजस्थान में, फिर शिफ्ट हो गए हम लोग, भटकते खाना बदोशों की तरह. तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कहाँ का हूँ, तो मैं पिछले 42 साल से मुंबई महाराष्ट्र में रह रहा हूँ. तो यही मुंबई महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है. तो मैं जो कुछ भी हूँ इस जगह की वजह से हूँ. तो मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि भोपाल थी. बहरहाल मैंने माँ से पूछा, मैंने कहा माँ आप मुझे कुछ खिला दीजिए, कौरमा खिला दीजिए. फादर ने खाने का शौक़ था, तो उनको कमाल की डिशेस बनाना सिखा दी थी. सो मुझे उस दिन लगा, ये भी बरसों पहले की बात है, माँ को गए हुए अभी तो 14 साल हो गए हैं. तो मुझे लगा कि खाने में उतना जायका नहीं आ पाया है. तो मैंने कहा कि माँ मज़ा नहीं आया. वो जब आप बाऊजी के लिए बनाती थी, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. कहना हाँ बेटा, मेरे हाथ से वो स्वाद चला गया है. मैं जो कुछ थी तेरे बाऊजी के लिए किया करती थी. सो बस यही है. जो द रोमांस दैट यू सी डिपिक्टेड इन फिल्म्स, क्या वो does it measure up to the ones that you have seen in real life? I don't watch films. You've acted in films. Yeah, because I get money. So because of the social ostracization, father ने इस थिएटर कंपनी टेंटों में रह रहे हैं, उस वजह से समाज की तरफ से बहुत प्रताड़ना मिली, बहुत सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन हुआ. नाटक नौटंकी वाले हैं, अरे ये है फलाना है, क्या नाचने गाने वाले लोग हैं. तो मेरी मदर चाहती थी कि मैं कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में जाऊं, उनके सारे बच्चे जाएं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आर्किटेक्ट बने. और मेरे सारे सिबलिंग्स के एकेडमिक भी ठीक ठाक था, कोई बुरा नहीं, बहुत अच्छा एकेडमिक था मैडम. लेकिन क्या करें, हम लोग निर्धन परिवार के हैं, दरिद्र परिवार के हैं, गरीब परिवार के हैं. इसलिए मेरी पढ़ाई 10वीं तक हुई, और मुझे मजबूरी में अपने पिता की नाटक कंपनी नौटंकी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी. उस दिन मैं भी रोया था, मेरी माताजी भी रोई थी, लेकिन मैं नहीं बन पाया. और मुझे कोई आना भी नहीं था, मुझे कोई शौक़ भी नहीं है, अभी भी कोई शौक़ नहीं है. ना मुझे थिएटर देखने का शौक़ है, ना मुझे सिनेमा का शौक़ है, ना मैं टीवी देखता हूँ, ना न्यूज़ चैनल देखता हूँ. मुझे कुछ शौक़ नहीं है. लेकिन मुझे सब पता है, क्योंकि मैं भारतीय मनस को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. आप मुझसे करंट अफेयर पूछेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट डिटेल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हिंदुस्तानियों की औकात मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है. कैसे? मुझे मालूम है हिंदुस्तान का क्या है. आप पूछिए. ये लिव्ड एक्सपीरियंस है, इसलिए कि आप भारत में घूमते रहे हैं अपनी. जी 56 घाटों का पानी पिया है मैंने. वहाँ के लोगों को नज़दीक से देखा है, वहाँ की भाषा को देखा, वहाँ की मनस्थिति देखी, वहाँ की साइकी देखी. फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन लोगों की मेंटालिटी, इंडियन डेमोक्रेसी को समझने के लिए आपको रॉकेट साइंस या माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करना बहुत ज़रूरी नहीं है. ना कुछ नहीं है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी और द साइकी ऑफ द इंडियन डायस्पोरा. सो ये जो बर्रे सगीर जिसको आप कहते हैं, बर्रे सगीर का मतलब तो छोटा, बर्रे मतलब एक जो सब कॉन्टिनेंट जिसको हम इंग्लिश में या उप महाद्वीप हिंदी में बोलते हैं, जिसके अंदर ये पूरी जो पट्टी आती है, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, ये पर यहाँ पे आपको यही मिलेगा. अभी आपने देखा नहीं, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना तो सुनने में आता है
भाई हवा भी हिंदुस्तान की चलती है तो पता पड़ जाता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है और श्रीलंका में क्या हो रहा है। उसके लिए मुझे कोई न्यूज़, और वैसे भी न्यूज़ चैनल के ऊपर तो आप तो डिबेट ही करते रहते हैं ना, 4 उन लोगों को बुला लिया, उन लोगों को बुला लिया, आपस में लड़ रहे। समाचार नहीं है, लेकिन समाचार मिलते रहते हैं, सब पता पड़ता है। आप जैसे लोगों के सामने, आप जैसी हस्तियों के सामने आता है तो आपकी स्माइल से ही पता पड़ता है। वैसे भी नाम है आपका स्मिता पता पड़ जाता है कि कहाँ कौन सी हवा कहाँ पे बह रही है। तो मैं अपनी मातृभूमि को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसके लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसकी संस्कृति को, इसके शास्त्र को खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। और अध्ययन मनन चिंतन करने के बाद मैं फ्री हो गया हूँ। आपने कहा पैसों के लिए, इतनी क्लैरिटी है आप में जब आप कहते हैं कि मैं पैसों के लिए यहाँ पे आता हूँ। या मैंने इतने फिल्म एक्टर्स को इंटरव्यू किए हैं, ज़्यादातर तो मैं पॉलिटिशियंस को करती हूँ, लेकिन जब एक्टर्स को करती हूँ कोई फर्क नहीं है स्मिता जी, बहुत फर्क है। नहीं कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। एक बात सुनिए, मैं आपकी बात नहीं काट रहा, आप प्लीज भूलिए, मैं बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा आपका। नहीं, वो कहते हैं दैट मोस्ट फिल्म एक्टर्स है कि मुझे बचपन से ही पता था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मेरे में वो ख्वाहिश थी या फिर वो टैलेंट था। कोई ये नहीं कहता कि मैं पैसे के लिए एक्टिंग करना है। लेकिन आपके पॉलिटिशियन कहते हैं मुझे सेवा करना चाहता हूं जनता की। बुलशिट, सेवा करना चाहते हो तुम जनता की? इतनी झूठ क्यों बोलते हो? ये झूठ जो है ना इस कदर तक भर चुका है कि उस झूठ से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। मैं एक रफली आपको बता देता हूं एक्टिंग की क्या डेफिनेशन है। एक्टिंग क्या है ये आपको हैरल्ड क्लरमैन में नहीं मिलेगी, ना ही स्तानिस्लावस्की में मिलेगी, ना गोटोस्की के अंदर मिलेगी, ना बर्टोल्ट ब्रेख्त में मिलेगी। ये तो इतने साल के तजुर्बे के बाद मैंने अपना निर्णय लिया। और आप बड़े, आपके जो सो कॉल्ड ग्रेट हैं वहाँ से लेकर अभी तक उन सबको कहता हूँ कि इसके अलावा जो कुछ हो वो आप स्मिता जी को फ़ोन करके बता दीजिएगा कि गलत बोल रहा हूँ मैं। तो फिर मैं आऊँगा और आपके सामने डिबेट करूँगा, और 4 मौलानाओं को और पंडित को भी बिठा लीजिएगा, पास्टर को भी बिठा लीजिएगा, ताकि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, बुद्ध, ये सारे लोगों को बिठाइए तो चर्चा होगी भारत के बारे में। एनीवे, संभल के, हाँ, मैंने कुरान मजीद 14 बार पढ़ा हुआ है, उपनिषद, बृहदारण्यक, पुराण, महाभारत, गीता, धम्मपद, वेद, तोरा, ज़ुबूर, इंजील, तो सोच समझ के जी। और ये मैंने कुछ बनने के लिए, डिग्री पाने के लिए की नहीं, अपने लिए की है। और इन सबको पढ़ के अध्ययन मनन और चिंतन के बाद मैं हो गया हूँ मुक्त। एक्टर क्या है? एक व्यक्ति को, एक रियल आदमी है, ये रियल है, इसको स्मिता जी ने एक रोल दे दिया और ये रोल होके अनरियल हो गया। अब स्मिता जी एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलती है अब इस अनरियलिटी को ऐसे प्रोजेक्ट कर ये रियल लगे। यही एक्टिंग है। रियल व्यक्ति को एक रोल देके आप उसको अनरियल बना रहे कि इस रोल के अंदर आ जा, और उससे कह रहे अब तू इस रोल के अंदर रियल होके बता। ये और कुछ भी नहीं है। एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ इमोशंस व्हेनेवर डिजायर्ड बाय द डायरेक्टर, एक्शन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो तो न्यूटन का वन ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसमें क्या है, वो एक्टिंग के ऊपर भी है। तो एक्शन का रिएक्शन तो हर ह्यूमन बीइंग करता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्टर एंड अ नॉन एक्टर? अ नॉन एक्टर कैन नॉट रिप्रोड्यूस दोज इमोशंस व्हेनेवर डिमांडेड। यही है और कुछ भी नहीं। तो आप यू हैड नो प्रॉब्लम इमोटिंग, रिप्रोड्यूसिंग इमोशंस? कैसे, मतलब डिड यू गो टू एन एक्टर, टू अ प्रोड्यूसर एंड से कि मुझे काम दो क्योंकि मैं एक्टर हूं, या मुझे काम दो, मुझे पैसे चाहिए? देखिए क्या था, मुझे यहाँ पर NSD में मेरे ब्रदर ने बुलवा लिया कि भाई अब बाबूजी की कंपनी कर रहे हो तो ठीक ठाक कर लो थिएटर में। NSD में आ गया, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद दिल्ली से मुझे यहाँ पे बुला लिया। श्याम बेनेगल साहब, वो काइंड इनफ, उस ज़माने में मेरे को 10,000 रुपया का पेमेंट दे दिया उन्होंने। मेरे तो अकाउंट भी नहीं था, अपना अकाउंट तो वो बाबर रोड पंजाबी नेशनल बैंक के अंदर था, 1,000 रुपये का चेक। सो यहाँ पे तो Which film was it? मंडी, हाँ। जब आया था तो जाहिर है कि जब तक अपना वर्थ प्रूव नहीं करेंगे तब तक तो पैसा नहीं मिलेगा। तो वर्थ प्रूफ तो करना ही पड़ेगा, वो भी श्याम बेनेगल के सामने। हाँ ना, श्याम बेनेगल और सत्यजीत रे के साथ भी तो काम किया, उसमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं श्याम बेनेगल के साथ काम कर रहा हूं या डेविड धवन के साथ काम कर रहा हूं, क्योंकि बंदा तो पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगा। आप जब ओके बोलोगी तभी उठूंगा मैं यहां से। प्रोसेसेस तो अलग होते हैं ना। कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है?
आप ध्यान रखिएगा, मेरी रेंज लैला मजनू और शीरी फराद और कत्ल तमीज़न और भक्त प्रहलाद और भक्त राजा भ्रतरी और राजा हरिश्चंद्र से शुरू होकर विक्की डोनर तक पहुंची है। तो ये तो ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप कीजिए, यही तो चक्कर है। लेकिन एक पॉइंट के ऊपर लगा कि आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूं कि मुझे पैसे कमाने भाई। सारी जिंदगी भर मेरे पिताजी थिएटर करते हुए और वो टेंटों में रहते रहे। मेरी माताजी 40 रुपए की नौकरी करने के लिए 7 किलोमीटर जाती थी और 7 किलोमीटर आती थी। तो मैं आर्ट की सेवा ही करता हूं, कोई आर्ट वार्ट कुछ नहीं भाई, पैसा। लेकिन हाँ, मैं पैसा कमाने के लिए काम करता हूं, परंतु पैसा कमाने के लिए मैं आपकी जेब नहीं काटूंगा, गला नहीं घोटूंगा, चोरी नहीं करूंगा और अपने देश को नहीं बेचूंगा। बाकी मेरे लिए तो मेरा पैसा धर्म ईमान है, सीधी सिंपल सी बात है। मंडी में आप जिक्र कर रहे थे, उसमें शबाना आजमी, मंडी गुलाम अब्बासी की आनंदी कहानी के ऊपर बेस है और अच्छी खूबसूरत कहानी है। और आज मंडी को हम देखते हैं, अगर देखी है तो बहुत अच्छी फिल्म है। और गुलाम अब्बासी की ये फिल्म शायद गिद मुपासा की एक कहानी है, बुलद सूफ, उसके ऊपर उससे मुतासर है, उससे प्रभावित है। एनीवे, सो श्याम बेनेगल साहब तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री की क्रीम उठा के ले गए थे। शबाना आज़मी हैं, स्मिता पाटिल हैं, अमरीश पुरी हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, ओम पुरी हैं और गीता काक हैं, कुलभूषण खरबंदा हैं, पंकज कपूर साहब है, के रैना हैं, इला अरुण हैं, हरीश पटेल है, नीना गुप्ता हैं और कौन क्या एंसेंबल है। अरे एंसेंबल आप देखिए, पूरे सबको ले गए और क्यों नहीं ले जाएंगे, और सबने अपना काम किया। मेरा तो पहला शॉट ही जो था 2 सितंबर 1982 को हैदराबाद के पास एक जगह है मौला अली, वहाँ पे हुआ था। और पहला शॉट ही मेरी कलीग श्रीमती क्या ना इला अरुण के साथ हुआ था। पहला शॉट ही उनके साथ हुआ है। हाँ, एंड यू एक्टेड इन मेनी फिल्म्स लाइक दिस, जहाँ पे उत्सव जी, उत्सव ऑल्सो गिरीश कार्नाड की फिल्म, एंड उसमें भी ऐसे एंसेंबल कास्ट, शशि कपूर हैं, हाँ, रेखा हैं, बाकी तो अब क्या बोलना है, बहुत से एक्टर्स। कैसे अपने आप, डू यू फील जब ऐसे एंसेंबल के साथ आप काम कर रहे थे, अब तो उन्हें लेजेंड्स, आइकॉनिक माना जाता था, पर उस टाइम भी देवर नामी गिरामी कैरेक्टर रोल्स पे करते थे। आपको पता नहीं है कि रेखा कितनी बड़ी स्टार थी? हाँ, बहुत बड़ी स्टार, अरे बाबा। और हिंदुस्तान में या इवन हॉलीवुड में या फिल्मों के अंदर स्टार या राजनीति के अंदर स्टार बनते, ये तो बस 2-3 डिग्री भगवान और खुदा से कम ही अपने आप को समझते हैं। सो शशि कपूर साहब के साथ मेरी एक थोड़ी सी टिफ भी हो गई थी एक बात को लेकर। वो प्रोड्यूसर थे शायद। वो प्रोड्यूसर थे और एक्टर भी। शशि कपूर, धर्मेंद्र, फिरोज खान, एक महेंद्र संधू आ गए थे वो, और अपना ये कुछ फिल्म इंडस्ट्री के, और अपना ये अपना क्या इसका क्या नाम है, रोशन, राकेश जी का बेटा ऋतिक रोशन। ये लोग खूबसूरत हैं। मुझे तो ये अपना 27 दिसंबर को पैदा हुआ ये, और कमाल की बात है ये सलमान नाम है ना उसका, सलमान खान अपना बर्थडे किसके साथ शेयर करता है आपको पता है? नहीं। सलमान खान अपना बर्थडे शेयर करता है ग्रेट गालिब के साथ, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के साथ। सलमान खान 27 दिसंबर को। सो व्हेन यू वर एक्टिंग विद दिस उत्सव में, या फिर आप श्याम बेनेगल मंडी में, सत्यजीत रे की फिल्मों में, आपको उस टाइम लगता था कि मेरा रोल छोटा है? मैस्योर का रोल किया था आपने इन उत्सव, तो आपको लगता है कि ये इतने खूबसूरत एक्टर्स हैं, मैं अपना इम्पैक्ट कर पाऊंगा कि नहीं यहाँ पर? देखिए, दूसरी बात, पहले मुझे एक चीज़ की कभी गलत फहमी नहीं रही है कि भैया मैं यहाँ पे आया हूँ इस फिल्म इंडस्ट्री में, मेरे पास ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है, ना कोई ऐसी बात है। मुझे तो अपनी कलाकारी से अपना वर्थ करना है। तो आपने जो भी दिया दाता, मैं उसमें अपना बेस्ट करके जाऊंगा, और मैं अपना बेस्ट मैंने किया है। तो सामने कोई भी हो, इससे कोई फर्क, ध्यान रखिएगा, मैं लाला गंगाराम कपूर का पड़पोता हूं, जिनको सरगोधा में ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी थे फांसी की सजा दी थी, और सरगोधा के लोग बाहर भांगड़ा कर रहे थे। तो डर वर काय का डर। एक बार क्या हुआ, दिलीप कुमार के साथ एक यश चोपड़ा की एक फिल्म थी मशाल, वो 4000 रुपये
उसमें थे, मैं दिलीप कुमार के पीछे खड़ा हुआ हूँ, तो वेरी काइंड ऑफ स्वर्गीय यश चोपड़ा को उन्होंने 4,000 भी दे दिए, हम तो 400 रुपये के काबिल नहीं थे। तो एक वो शॉट होगा, कोई बड़ी पुरानी बात है, 83 की बात होगी। सो मुझे पास आके वो जो बैठे हुए हैं दिलीप कुमार, उनके कान में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ सूचना देनी है। शॉट हो गया तो यश चोपड़ा ने एक जोक मारा कि कहीं यूसुफ साहब के कान में कहीं मौसम की खबरें तो नहीं दे रहे हैं। अब क्या आदमी क्या है, जब पावरफुल होता है और सक्सेसफुल होता है, तो जॉर्ज ब्यूखनर एक जर्मन राइटर थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है, अ रिच मैन्स लाइफ इज अ लॉन्ग लॉन्ग संडे। और बड़े आदमी का कही हुई कोई भी बात वो जोक होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो हंस दिए लोग। दिलीप कुमार ने कहा नहीं नहीं, वो ही बोल रहा था जो उसे बोलना चाहिए था। बाद में तो यश चोपड़ा मेरे प्रोड्यूसर बन गए। सो अपना वर्थ पूरा करना था। शशि कपूर ने क्या? अरे शशि कपूर साहब के साथ हुए, लेकिन मैं एक बार बताऊं, मुझे इन 42 सालों में जो फाइनेस्ट प्रोड्यूसर मिले हैं उनमें से पहला नाम शशि कपूर का है। अब तो सब पैसा देंगे, ये तो नीरज जी बैठे हुए तो ये तो करके पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन जब आप कुछ नहीं हैं, आप एक छोटा सा रोल कर रहे हैं, तब आपका प्रोड्यूसर आपको सही टाइम के ऊपर अच्छा पैसा इज्जत के साथ दे। इसलिए शशि कपूर साहब मेरे लिए बहुत पूजनीय रहेंगे इस बात के लिए। 2-3-4 प्रोड्यूसर मिले जो बहुत कमाल के प्रोड्यूसर, नंबर 1 नाम लेके मेरा शशि कपूर का। और जब मैंने सरदार में गांधी का रोल किया था, आप ताज्जुब करेंगे, ऑफिशियली मुझे ट्रिपल पेमेंट मिला था। मुझसे कहा गया कि एक्सेस में फंड्स पड़े हुए हैं, ट्रिपल पेमेंट ले लो। बहुत आभारी हूँ कि केतन मेहता ने ये फिल्म डायरेक्ट की थी, और पहली बार केतन मेहता के साथ एक शराबी का रोल किया था, और दूसरी बार जब काम किया सरदार में मोहनदास करमचंद गांधी का रोल किया। टिफ किस बात पे थी? टिफ वो क्या था कि वहाँ भरतपुर के एक टूरिस्ट लॉज में हम लोग पत्ते खेल रहे थे, रमी खेल रहे थे कुछ क्या उसमें, और मेरे ही कमरे में बैठे हुए थे। तो यूसुफ मेहता भी थे, अनुपम खेर भी थे, और शेखर सुमन भी था, स्वर्गीय सतीश कौशिक भी थे, 5-7 लोग बैठे हुए थे। कौन सी फिल्म के दौरान? उत्सव के दौरान। अच्छा। और बाकी तो सब अंदर की लॉज में ठहरे हुए थे, जो बड़े बड़े स्टार जो थे। तो कहने लगे यार चाय वाय मंगा यार। अब चाय वाय के लिए ऑर्डर दे दिया मैंने, कह ले पनीर के पकौड़े भी मंगाए, पनीर के पकौड़े भी साइन कर दिया। तो वो वेटर ने कहा साइन नहीं करना, कैश दीजिए आप। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है यार, आर्ग्यू अब वो उस वेटर से मैं क्या आर्ग्यू करूं। मैंने निकाल के पैसे दे दिए, जो भी कुछ हुआ था। फिर मैंने प्रोडक्शन वाले एक बंगाली दादा से उनसे कहा, मैंने कहा दादा फिर ऐसा है कि अगली बार अपना टिकट भी खुद ही लेके आएंगे। आपको जो कुछ कहना था मुझसे कह देते, वो वेटर आके हमसे बोल रहा है कि नहीं कैश निकाल के दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये हमें बोल देते, ये वेटर कहीं रहेगा चला जाएगा, आप याद भी नहीं रहे, हम तो आपके साथ ही हैं। वो बंगाली दादा प्रोडक्शन वाले थे, उन्होंने जाके शशि कपूर से कह दिया। शशि कपूर को जब पता पड़ी तो शशि कपूर ने गोविंद निहलानी से कहा आज मेरे एक्टर, जब उन्होंने मुझे कन्फ्रंट किया क्या आपने ऐसा कहा, तो मैंने कहा आपने बदतमीज़ी की। मैंने कहा सर जिसे हो सकता है आप बदतमीज़ी कह रहे हैं वो सही बात भी हो, कह लेंगे आप चुप हैं। उन्होंने एक्सप्लेनेशन पूछा। मैंने कहा सर बड़े आदमी के सामने कुछ बोलने से पहले कुछ तो सोचूं कि क्या लॉजिक दूं। इसके ऊपर बहुत नाराज़ हो गए उन्होंने। गोविंद निहलानी ने मुझसे कहा कि शशि को तुमने नाराज़ कर दिया, वो बहुत ही इरिटेट है। आज एक छोटे से एक्टर ने मेरे से ज़बान दराजी की। मैंने कहा गोविंद जी आप कह दीजिएगा ज़बान दराजी नहीं की, मैं अपनी सफाई दे रहा था। उसके बाद जब बेंगलोर के अंदर शूटिंग हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ सर। तो कहने आओ मेरे कमरे में आओ। तो उनके स्वीट में पहुँच गया मैं। तो कहने लगे कि ये टिकट है, संजना के टिकट पे ही चले जाओ। ज़माना अलग था कि किसी के टिकट पे भी जाया जा सकता है। उनकी बेटी संजना, हाँ, उनके टिकट के ऊपर आ गया। तो ये टिकट पे चले जाओ। और अंदर गए और मुझे एक पैकेट में 7,000 रुपये दिए। मैं बिलीव नहीं कर पाया। मैंने पैर छुए और मैं इमोशनल हो गया। मैंने कहा सर अब जब इतना आपने कर्म किया है तो मैं अपनी सफाई में कुछ बोल दूं। तो मैंने यही लॉजिक दिया। मैंने सर एक बात सुनो, आप क्या भरतपुर लॉज के उस वेटर को जानते हो क्या? तो कह ले नहीं। मैंने कहा आप तो मुझे जानते हो। मुझसे कह देते सर, अगर आप मुझसे कह देते मैं
ठेले वाले के पास जाके मेहनत मजदूरी करके आपका 4 आने भी खर्च नहीं करता। हम वो लोग हैं, लेकिन आपके प्रोडक्शन वाले ने उसके साथ कन्फाइड करना बेहतर समझा, हमारे साथ नहीं समझा। मेरी खुददारी इसी में। उसके बाद तो सच्ची जी फिर कुछ प्रॉब्लम। कपूर एंड कपूर वही बात हो गई ना। नहीं, वो तो बड़े आदमी थे और बहुत खूबसूरत आदमी, बहुत खूबसूरत आदमी थे। अनुज जी, जिस सच्चाई से आप बोलते हो, हमेशा मैंने सुना है आप इंटरव्यू में बोलते हो कि टीवी नहीं देखता, फिल्म नहीं देखता। कभी किसी ने पूछा नहीं, इसका रीज़न कुछ बता सकते हैं क्यों आप ऐसा करते हैं? कि आप इंडस्ट्री से बहुत नाराज़ भी रहते हैं कि मेरा ड्यू नहीं मिला, ऐसा नहीं 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 ऐसा। अरे मेरे को कितना ड्यू मिला या नहीं मिला वो अलग बात है। मैं इंडस्ट्री से क्यों नाराज क्यों हूँ? नहीं, वो टीवी ना देखने का या अपनी फिल्म अगर नाराज हूँ तो अगर हूँ भी नाराज तो इस पूरे अपने देश के समाज से नाराज हूँ। इंडस्ट्री उसका एक पार्ट है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपका देश जो है एक भ्रष्ट, आडंबरी, पूरी तरह से प्रिटेंशियस और हिपोक्रेट और करप्ट समाज है। उसके बाय प्रोडक्ट है। उसके उस भ्रष्ट और करप्ट समाज के बाय प्रोडक्ट आपके नेता भी हैं, आपके अभिनेता भी हैं। आप बताइए कोई एक फील्ड इस कंट्री में 1% या 1.5% या 2% लोग ही ईमानदार हैं, और वो उनकी कदर जो है, जो 98% है वो उनको जूतों के ऊपर रखते हैं। ये कंट्री ईमानदार और समर्पित लोगों के लिए नहीं है, और है तो 2% लोग हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ आपका मंडी से शुरू होने के बाद आपका विकी डोनर तक का जो सफ़र था, आपको कोई अवार्ड नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। विकी डोनर पे आपको नेशनल अवार्ड मिला और आपके काम को रिकॉग्नाइज, एक फिल्म आपने अभय डायरेक्ट की थी शायद, अभय डायरेक्ट, उसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था। उसके लिए वी शांताराम अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड भी मिला, बाहर भी कहीं तो सर जब विकी डोनर आई थी वो सब्जेक्ट भी ऐसा था, वो अश्लील भी हो सकता था। जिस तरह का वो सब्जेक्ट था उस दौर में इस तरह की फिल्में नहीं आती थी। कैसे आपने उस फिल्म के लिए हाँ की और कैसे डील किया उससे? देखिए जी, एक तो हाँ और ना, तो वो बड़े बड़े जो स्टार होते हैं ना, जो अमिताभ बच्चन, सलमान खान और फलाने और अक्षय कुमार, ये लोग हाँ और ना की स्थिति में होते हैं। हम बेगर्स कांट बी चूजर्स, हमें तो जो मिल गया अच्छा है, ठीक ठाक है, पैसा ठीक ठाक है, रोल इतना अच्छा है। लेकिन ये जो हमारी इंडस्ट्री है, इसमें अभी भी 98% सब्जेक्ट जो है वो चोरी का माल है, और चोरी के माल को हिंदुस्तानी इंस्पायर्ड होके कहते हैं। क्या इंस्पायर्ड है? ऑल दैट बुलशिट एंड क्रैप। 2% जो ओरिजिनल है उनमें बहुत कम फिल्में हैं, और जो ओरिजिनल है उनमें से मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के अंदर मैं भी पार्ट था। डायरेक्टेड बाय शुजीत सरकार, रिटन बाय जूही चतुर्वेदी एंड शुजीत सरकार। वंडरफुल सब्जेक्ट है, ओरिजिनल, चोखा, मौलिक सब्जेक्ट है ये। बहुत कम आपको मौलिक सब्जेक्ट मिलेंगे। जहां आप टेलीविजन के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो मौलिक क्या है? रामायण था, अपना है। महाभारत था, अपना है। तमस है, अपना है। बुनियाद है, अपना है। अंताक्षरी है, अपना है। बाकी तो सब चोरी का माल। 10 में से 9 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। ये चक्कर है। अंताक्षरी में मजा आया जब आप कर रहे थे? अरे अंताक्षरी में तो मुझे 750 या 1000 रुपया कमरे के भाड़े से थोड़ा सा एक 1 बेडरूम हॉल में पहुंचा दिया, और संगीत था, और स्क्रिप्ट तो कुछ होती नहीं थी। जो मैं बोलता था जिम्मेदारी के साथ बोलता था, और जनता के साथ कनेक्ट, वही मेरा नाटक नौटंकी काम आ गया। वहाँ तो क्या होता है ना कि जनता बैठी हुई है, जनता को आपने कन्विंस कर दिया कि आप राजा हरिश्चंद्र का हैं, वो आपके साथ है। आप हरिश्चंद्र बन के स्मशान के अंदर गाना गा रहे हैं। मैं तो कहूंगा पूरे रघुकुल के अंदर हरिश्चंद्र से जैसा आदमी कोई हुआ नहीं है। अगर भारतवासियों को सचमुच कुछ सीखना है तो आप सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र से सीखिए। मैं सच आपको बोल रहा हूं। और ये जो आपके पॉलिटिशियन अगर आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, वो कोई भी हो, आपके प्रधानमंत्री हो, संतरी हो, मंत्री हो, अगर सचमुच भारत को अगर अपनी दृढ़ता कायम रखनी है तो उसको बेकार की चीजें छोड़ के, मैं जबकि एथेइस्ट हूं फिर भी बोल रहा हूं आपको, जो कुछ सीखा जा सकता है श्रीमद् भागवत गीता से सीखा जा सकता है। बहुत कमाल की किताब है, बहुत कमाल की किताब है। एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष व्यक्ति ने विशेष बात कही थी, इसका ध्यान रखें। उसमें जब आप मंथन करते हैं और चर्निंग करते हैं, जो मंथन करने के बाद जो अमृत निकलता है उसकी बूंदें आपको चखनी है, और उसी बूंदों को चख के
अभी भी उन्होंने पूछा था, हर तरफ से ये देश शत्रुओं से घिरा हुआ है, हम किसी के ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकते। वी कांट अफोर्ड टू ट्रस्ट एनीवन। सबने हमें धोखा दिया है, और शायद धोखा इसलिए दिया है कि हम बहुत गलिबल हैं, हम बहुत सॉफ्ट हैं। नहीं, अब हमें सॉफ्ट नहीं होना है। वो सब ठीक है कि ये गाल बाल में कुछ नहीं, तुमने गाल पे हाथ मारने को उठा, मैं वध कर दूंगा तुम्हारा। ये सीखना है आपको। कृष्ण ने अपनी सहनशीलता का, अपने धैर्य का, अपने पेशेंस का परिचय दिया। शिशुपाल से कहा कि 99 बार तक तो ठीक है, 100वीं बार तो वध करना पड़ेगा। वध आवश्यक हो गया है, वध आवश्यक हो गया है, वध करना बहुत आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं, वी कांट अफोर्ड टू ट्रस्ट एनीवन। ये देश हमारा देश है, हम भाषा के नाम पर, अंचल के नाम पर, धर्म के नाम पर एक नहीं हो पा रहा है, लेकिन कम से कम अपने देश और अपने तिरंगे के नाम पर तो एक हो सकते हैं। वो कहेंगे केसरिया, वो कहेंगे भगवा, कोई कहेगा सफेद, कोई कहेगा हरा। आप अपनी नजर तिरंगे पे रखना, क्योंकि तिरंगा ही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी आन है, शान है, और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा यू आर नथिंग, यू आर जस्ट नथिंग। Nothing in front of America, nothing in front of European countries, nothing in front of China. We have to prove our worth. इस देश के लिए मरने वालों की कमी नहीं रही, और हमने मरने वालों को क्या आदर दिया। 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, तो अब वही वाली बात आ गई, देशभक्ति जागने लगती है हिंदुस्तानियों की। क्रिकेट के मैदान में झंडा फहराते हैं, देशभक्ति जागने लगती है। अब यही बात जब बोली तो अमिताभ बच्चन ने कमेंट मार दिया। मैंने कहा देशभक्ति जो है वो कोई परफ्यूम नहीं है जिसे आपने स्पेशल ओकेजन, अब देखिए ना, आपके सामने आया हूं, आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, ये छोटा मोटा तो मैं परफ्यूम छिड़क के आया हूं ना, परफ्यूम छिड़क के, अच्छे कपड़े पहन के आया। ये देशभक्ति वैसा नहीं है कि किसी फंक्शन में जाना हो, शादी में जाना हो, बड़े लोगों के, आप जैसे बड़े लोगों के सामने हो तो परफ्यूम अच्छा छिड़क के आना। देशभक्ति आपकी शरीर की धमनियों में 24 घंटे बहने वाली रक्त की धारा है। वो जिस दिन वो धारा आपके शरीर में नहीं बहनी, या धारा बहनी बंद हो जाती है, तो इसका एक ही अर्थ है कि आपके देश में तो खून है, लेकिन आपके खून में देश नहीं है। बस ये बात उन्होंने बड़े मतलब तंजिया वे में आके कही थी। उनकी पत्नी मेरी तारीफ कर रही थी, वो तंजिया वे में, उनको समझ में नहीं आई असल में बात। और सब लोगों को बोलना चाहता हूं, तुम्हारी देशभक्ति अगर टाइम और ओकेजन के ऊपर मुनस्सिर करती है तो वो तुम्हारी देशभक्ति नहीं है। तुम सिर्फ पार्टी करना जानते हो, डांस करना जानते हो, एंटरटेनमेंट करना जानते हो। जब तक तुम्हारे अंदर अपने मातृभूमि के प्रति समर्पण और भक्ति नहीं आएगी, तब तक नहीं कुछ हो सकता, नहीं आ सकता। सीखना है इजराइल से सीखो, इवन लर्न फ्रॉम अमेरिकन्स। माई वाइफ इज एन अमेरिकन। मेरे घर के अंदर तीनों बच्चे मेरे बेटे मेरे अमेरिकन है, मेरी वाइफ अमेरिकन, दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस कंट्री। हाउ डू दे डील विद दिस patriotism, this nationalism? No, I don't impose on them. I don't impose on them. Only when they are traveling with me, I have to apply for. I'm still waiting for. I have never ever applied for a green card or USA citizenship. अब अभी भी इंडियन पासपोर्ट पे हैं। मैं सारी जिंदगी भर मर जाऊंगा, लेकिन कभी पासपोर्ट नहीं लूंगा, किसी कंट्री का नहीं लूंगा। ये कंट्री मुझे नाली खड्डे में फेंक दे, ये मुझे गोली मार दे, मुझे कुछ नहीं दे, लेकिन मेरी मजबूरी है। बड़ा लॉयल्टी टाइप का स्पर्म हूं। समझे आप? ये आप मेरे को ऐसी बातें करके इमोशनल मत करो आप मेरे को। चार दशक हो गए आपको अनिल जी। आज पब्लिसिटी के लिए आप वो भी एक शेर सुनाते, कोई पब्लिसिटी का कुछ करते नहीं आप अपने लिए। आप आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई 2 फिल्में करते हैं तो इतना पब्लिसिटी करते हैं, उसके ऊपर भी आपके पास कुछ लाइनें हैं, मैंने सुना आप। नहीं, वो तो क्या हुआ कि अब तो मेरा जो अरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया आपने हमारे 12 पे। हाँ, जो देखो बता, अरे भाई आप एक बात सुनो, फिर मैंने उसको लेटर भी लिखा। मेरा जो भी कुछ सोशल मीडिया है वो हमारी दिल्ली में ही रहती हैं, वो उनका नाम है प्रीति शर्मा, मेरी मैनेजर भी हैं, और प्रीति शर्मा ही सोशल मीडिया हैंडल करती हैं। वो बता दें सर ये एक पोस्ट कर दो, मैंने कहा, और वो शायद इस पृथ्वी के ऊपर शायद वो कह सकती कि वो मुझे पीरो मुर्शिद मानती है। अब आप क्या कर लोगे? मुझे इस दुनिया में 2 लोग हैं जो पीरो मुर्शिद मानते हैं कि भाई ये मेरे गुरु, ये गुरु हैं। तो मैं सवेरे जब मॉर्निंग वॉक करता हूँ तो प्रीति शर्मा को फ़ोन करता हूँ, और अचानक फिर रिकॉर्ड ऑन करो, इल्हाम आ रहा है,
इस्लाम के बारे में कुछ बोलने का, क्रिश्चियनिटी के बारे में बोलने, और वो जो प्रीति के पास जो बोला गया है, वो अगर आपके तथाकथित होली मैन अगर बोल देंगे ना, तो पता नहीं उनकी कितने अरब डॉलर की इनकम हो जाएगी। नहीं, बट वो भी आपने रिसेंटली शुरू किया है, बहुत लंबा नहीं है। नहीं, आपने तो देखा है कमाल 2 साल से जो भी नहीं। आप मुझे ये बताइए ना, जो कुछ नहीं कर पाते, पब्लिसिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं आप? नहीं, वो ठीक है, उनका अपना तो जॉनी लीवर साहब ने एक बार कुछ शेर बताया था। असल में क्या हुआ, वो लंदन में आप भी तो मेरे साथी थे, तो जॉनी लीवर ने मुझे एक शेर सुनाया कि अनु भाई शेर सुनिए आप। तो वो शेर सुनाया और मैंने कहा यार बहुत अच्छा शेर है, बहुत ही बेहतरीन शेर है। मुंबई के ही एक शायर हैं, उनका शेर है, शकील आज़मी नाम है उनका। तो कौन सा अवार्ड था जब लेने के लिए? भारत गौरव अवार्ड था। नहीं, भारत गौरव तो पेरिस में लिया है मैंने, पार्लियामेंट में। हाँ, वो तो अभी की बात है, अभी 5 जून की बात है। सुरेश मिश्रा जी वो कार्यक्रम करते हैं जयपुर के, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो संपन्न होता है। अभी मुझे 5 जून को भारत गौरव सम्मान फ्रेंच सेनेट में मिला है, वहाँ जाके तो उन्होंने बुलाया वहाँ पर। बहरहाल ये कोई अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड था शायद। सामने बहन प्रियंका चोपड़ा बैठी हुई, भाई शुजीत सरकार बैठे हुए, तो और वो ट्रॉफ़ी मेरे हाथ में आई। तो मैंने कहा बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस ट्रॉफ़ी से नवाजा है। वैसे मेरे डायरेक्टर बैठे हुए हैं श्री शुजीत सरकार, और कोई बात नहीं शुजीत कि मैं तुम्हारी पहली पसंद नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन खुशी इस बात की है कि परमात्मा ने तुम्हें अंतिम पलों में सद्बुद्धि दे दी। लेकिन इस जो सक्सेस ओरिएंटेड सोसाइटी, उसकी ख़ास निशानी ये है कि आपका इवैल्यूएशन किसी इंडिविजुअल के लिए उसकी सक्सेस के हिसाब से होता है, उसके टैलेंट के हिसाब से नहीं होता, और होना भी यही चाहिए। मैंने कहा इस छोटी सी ट्रॉफ़ी को पाने के लिए कितने ज़िंदगी के पापड़ बेलने पड़ते हैं, तमाचे झापड़ झेलने पड़ते हैं। इश्क सिर्फ ये मिल जाए, नाम हो जाए, शोहरत मिल जाए, तो फिर मुझे अचानक जॉनी लीवर ने जो शेर सुनाया था शकील आज़मी का, वही याद आ गया। मैंने कहा अभी लंदन में शूटिंग करते हुए जॉनी लीवर ने मुझे शेर सुनाया, वही आपको समर्पित कर रहा हूँ कि हर घड़ी चश्मे ख़रीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे ख़रीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाज़ार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्मे ख़रीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाज़ार में रहने के लिए। अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है, अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। ये है नग्न हो जाते हैं, उनको तो शोहरत चाहिए। तो कह लगे कि ये जो साहब बैठे हुए हैं, ये शोहरत और फेम के इतने मतलब पैशनेट हो चुके हैं, इतना शौक हो चुका है इनको, हर कीमत के ऊपर चाहिए। मैंने कहा भाई ये इतने ज़्यादा शोहरत इनको चाहिए, शोहरत के भूखे हैं कि ये बहुत खुश हो गए कि इनके नाम से एक फ्लू भी आ गया है, स्वाइन फ्लू। तो मैंने सचमुच किसी को सुनाया था, तो वो समझ नहीं पाया, कहना हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही है। अब समझने की कोशिश कीजिए स्मिता जी। यू आर सो ब्रूटली ऑनेस्ट। तो ये आपको सेट्स में प्रॉब्लम देती है कभी कभी? मेरा आई डोंट थिंक सो मेरा किसी के साथ झगड़ा होता। देखिए एक बात सुनिए, अगर मुझे कोई चीज़ नागवार गुजरती है तो मैं वहीं पर रिएक्ट कर देता हूँ, और रिएक्ट ना मैं रोल का भूखा हूँ, हाँ। ना डायलॉग का भूखा हूँ, ना मुझे किसी का लालच नहीं है। आप मेरे को जो आपने कमिट किया है 1 रुपया 2 रुपया सही टाइम के ऊपर इज्जत के साथ दे दीजिए, मैं अपना काम सही कर लूँगा। और किसी भी फिल्म को साइन करने से मैंने टर्म्स एंड कंडीशन एंड डूज एंड डोंट्स क्लियर कर लेता हूँ। मैं पहले कर लिया, राइटिंग में कर लिया। अब उसके बाद अगर कोई सर 7:30 बजे पढ़ा नहीं है बे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ, 9:30 बजे से पहले तैयार नहीं होऊंगा मैं, 9:30 बजे तुम्हारे सेट के ऊपर मेकअप के साथ आऊंगा। लेकिन कोई मुझसे मैच कर ही नहीं पाया, हिंदुस्तानी अनुशासित है ही नहीं। पर बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में कोई टाइम पे तो आता नहीं था ना, जब आप इतने सारी फिल्में आपने की, बेताब से लेके कोई काला पत्थर में भी आप थे ना? नहीं, बिल्कुल गलत है। अच्छा जी, प्लीज मैं कितने बार कह चुका हूं, लेकिन वो विकिपीडिया में या पता नहीं कौन से वहां पर देखिए, काला पत्थर 79 राम लखन तो ठीक है, राम लखन तो 87 80s की फिल्म है,
नहीं, काला पत्थर पे पता नहीं मेरा नाम कहाँ से आ गया और कैसे आ गया। वो उस टाइम पे तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दिल्ली में पढ़ रहा था मैं, 79 में। नहीं पता नहीं क्या। बट राम लखन, ऑल दीज फिल्म्स तेजाब है, राम लखन है, हाँ, मिस्टर इंडिया है, वो तो बाकी सब है। माधुरी के साथ आपने काफी सारी फिल्में की ना, है ना? माधुरी दीक्षित के साथ मैंने ये 3-4 तेजाब फिल्में तो की हो गया। है, तेजाब राम की लखन हो गया। है, राम लखन की है, एक और अब कुछ कर लेते थे हम। पर ये सब लाइक जब स्टार्स आते हैं तो लेट तो आते ही हैं काफी सारे स्टार्स, और आप अगर टाइम पे आ गए, आपने कहा कि 9:30 बजे मैं पहुंचूंगा, अगर शूट खत्म नहीं होता नहीं, तो ये फिर... तो तब जब मैंने डिसाइड कर लिया कि इन बेवकूफ़ियों के अंदर नहीं पढ़ूंगा, तो मैं सबको बोल देता हूँ। आप समझे नहीं? एक स्टार हैं जो हमेशा लेट आते थे, ठीक है, उनको वो कितना ही प्रॉमिस कर लें फिर भी लेट आते थे। वो नहीं करता मैं पहले बोल दूंगा आपको, और कॉन्ट्रैक्ट में ही ये होता है, 10 घंटे काम करूंगा मैं, समय समय की बात है। मैंने शायद अपना वर्थ भी थोड़ा बहुत प्रूव कर लिया होगा, और मैं एज भी हो गया हूं, तो अब सीनियर सिटीजन मान के इतना तो आप कर लीजिए ना अब। ठीक है ना, तो आप कर लीजिए। आप मैं आप टेलीविजन में अंताक्षरी के अलावा वो दैट व्हील स्मार्ट श्रीमती, हाँ, वो जो रिकॉर्ड क्रिएट किया था, मतलब आज टीआरपी के लिए इतनी मतलब 2, 3, 4, 5 यू वर लाइक द मोस्ट फेमस एट दैट टाइम। उसका बताइए। कॉन्सेप्ट कमाल का था कि अभी जो भाई वो कौन सा है, इंडियाज गॉट टैलेंट, ना वाईकॉम है ना, हाँ, वाईकॉम का जो चीफ है अजीत अंधारे का, अगर नाम, अजीत अंधारे नाम के प्राणी का नाम अगर आपने सुना हो, ये क्या हुआ करते थे, ब्रांड के कोई बहुत बड़े HLL के अंदर हुआ था। अजीत अंधारे का ब्रेन चाइल्ड था व्हील स्मार्ट श्रीमती के मैरिड कपल को लाएं, और है बैकड्रॉप महाभारत का, कि जिस तरह महाभारत में द्रौपदी दांव पे लग गई थी, आज भारत की वीरांगना के पति को हमने कटघरे में बंद कर दिया है। ये वीरांगना मेरे 4 राउंड के प्रश्नों का उत्तर देके क्या अपने पति को छोड़ा पाएगी? ये बहुत अच्छा उसको मेरी नज़र, मेरा प्रभाव, मेरा असर, ये 4 तरह के राउंड से गुजर गए। मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था, और 4 सीज़न हमने किए। 5वें सीज़न में अजीत अंधारे चले गए थे, और HLL के जब दूसरे लोग अधिकारी और बड़े आ गए, तो हर चैनल के ऊपर जब आता है बंदा तो अपना प्रूव करना चाहता है, और ऐसा देखा गया कि अपना कुछ नया प्रूव करने के चक्कर में चलती हुई दुकान को सत्यानाश किया है। जी टीवी के ऊपर भी एक आ गया था गोयल, तो उसने वो CEO बन गया, और उसने चलते हुए अंताक्षरी प्रोग्राम को बंद कर दिया। वो कभी नहीं करना, चलती हुई दुकानदारी को कभी बंद नहीं करना। वैसे ही व्हील स्मार्ट श्रीमती को नए HLL वाले आ गए, अजीत अंधारे इधर चला आया, उन्होंने बंद कर दिया। मैंने कहा यार इतनी अच्छी प्रॉपर्टी को बंद क्यों कर रहे हैं? आपका प्रोग्राम है पॉडकास्ट विद स्मिता प्रकाश, जब तक चल रहा है इसको छेड़िएगा मत। हाँ। और इसमें अगर चेंज भी करना है तो ऐसा चेंज के जो देखने वाला ना, वो आंखों को झटका नहीं लगे, क्योंकि मैं या मेरे जैसे लोग या दर्शक जो है वो ख़ास तलब के साथ आपका प्रोग्राम देखते हैं, और आपका प्रोग्राम उन्होंने हिट बना दिया है। अगर आपके प्रोग्राम से उनको उनकी तलब पूरी नहीं होगी ना, अरे यार ये क्या कर दिया यार, इनकी ANI पॉडकास्ट विद स्मिता प्रकाश, अब ये क्या बात कर रही हैं यार? नहीं, जिसमें आप हिट हुए वो दुकानदारी। सो राइट, क्योंकि जी पे मेरा भी शो चलता था, और इट वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग न्यूज एंड करंट अफेयर्स शो उसी वक्त था जब आपका भी चलता था जी। और वो ही ना कि इतने साल चल चुका है, इसको हटाओ, क्योंकि अब लोग ने उन्होंने ही हटाया, घूमता है ना करके एक शो करती थी। अरे मैंने देखा है वो। हाँ, तो मैं कह रहा हूं इतना अच्छा आप करते थे उसको, जब तक चैनल को वो पैसे दे रहा है, अच्छी TRP आ रहे, धन आ रहा है, तुम पंगा क्यों लेते हो? वो संदीप गोयल नाम था उसका, अब याद आया मुझे नाम नहीं याद, बट उन्होंने कहा कि बस संदीप गोयल। हाँ, मतलब मैंने कहा ठीक है फिर अपना काम करो। हाँ, संदीप गोयल उनके CEO आए थे, सुभाष चंद्रा ने रखा था। सो क्यों पंगा ले रहे हो यार? हाँ,
अपना जब तक कि वो आपके लिए लाइबिलिटी नहीं बन रहा है। लेकिन हमने तो ऐसा भी देखा है कि एक ज्वेलर की दुकान के ऊपर उन्होंने गुमटी, अभी भी छोटी सी दुकान रखी हुई है, और आज वो मिलियंस और बिलियंस में खेलते हैं। कहते हैं नहीं, ये दुकान कोलाबा में मैं यहाँ से स्टार्ट किया किसमें था। मजा ज्यादा आया, फिल्मों में या फिर टेलीविजन में? मुझे जहाँ पे भी अच्छा पैसा मिला तो वहाँ पर आपने ये तो आपने साफ साफ बोलते आप हो। मुझे लिबर्टी दीजिए और मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा। इस देश ने अपने नागरिकों को संविधान के थ्रू एक चीज तो दे दी कि आपके पास क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन इस देश ने यह नहीं कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से पहले तुम्हें इस देश के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य वो निभाने हैं, उसके बाद स्वतंत्रता है। भाई यहीं पे गड़बड़ हो गई, यहीं पे गड़बड़ हो गई। तो ज्यादा स्वतंत्रता है, निभाते नहीं है लोग कोई अपना नहीं कर्तव्य निभाता। ना। 2% लोग, 98% लोग लुच्चे हैं। अनुशासन, देखिए एक बात सुनिए, इस्लाम से क्या सीखना है हिंदुस्तानियों को? हिंदुस्तानी मतलब हिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं। इस्लाम जो है डूज एंड डोंट्स को बहुत क्लियर करता है। इस्लाम जो है डूज एंड डोंट्स को बहुत क्लियर करता है। उसकी प्रार्थना के अंदर, उसके आयतों में, उसके हदीस में 5 किताबों के ऊपर इस्लाम है। कुरान मजीद, अल शरिया, अल हदीस, सही बुखारी और अल तफसीर। इन 5 किताबें, इनमें डूज एंड डोंट्स क्लियर हैं। अगर आपको नमाज अदा करनी है, नियत बांधनी है, तो ये हाथ जो है डाउन होगा, राइट हैंड ऊपर होगा। कान पे जब हाथ जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, ऐसे ही बोला जाएगा। आप इधर उधर कुछ नहीं कर सकते। ये डूज एंड डोंट्स क्लियर होने की वजह से डिसिप्लिन आता है, और डिसिप्लिन जैसे ही आता है तो एकता आ जाती है। ये सीखना है। पर वो किताबी रिलीजन्स में सब में ऐसे है ना? नहीं, आसमानी जो किताबें हैं, जो मोनोथीस्टिक रिलीजन है, जिनको सिंपल भाषा में हम एब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं। स्टार्ट तो हुआ था जुडाइज्म से, जियोनिज्म जिसे बोलते हैं, यहूदी जिसको बोलते हैं। तो यहूदी और उसके बाद क्रिश्चियनिटी आ गई, वो भी आसमानी किताबें मानी जाती हैं। 4 आसमानी किताबें मानी जाती हैं, और वो मतलब हेवनली बुक्स जिसे बोलते हैं। वो है तौरा जो यहूदियों की किताब है, इंजील मतलब बाइबल जो क्रिश्चियंस की है, और उसके बाद कुरान मजीद जो मुसलमानों की है, और ज़बूर जो हज़रत दाऊद की वो जो मानी जाती है वो किताब। ये 4 किताबें हैं। असल में ये चारों इस किताबी आसमानी किताबों के मानने वालों को धर्म परिवर्तन की भी ज़रूरत नहीं है, आपस में शादी कर सकते हैं जी। इन सभी किताबों को पढ़ के भी आप एथियस्ट कैसे हैं? नहीं, इसके अलावा भी तो पढ़ा है ना, इसके अलावा भी पढ़ा है। स्वतंत्र होना, मैंने तटस्थ भाव के साथ जब पढ़ा, जब तटस्थ आप रहेंगे, ना इधर ना उधर, सिर्फ आपकी नजर होगी कि मैं सत्य को, तो सत्य आपको मिल जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, जब मैं कुरान मजीद या बाइबल कोट करता हूँ, धम्मपद कोट करता हूँ, बृहदारण्यक का मैंने एक लेख में लिखा भी था। एक पब्लिकेशन ने मुझे कहा सर कुछ कहानियाँ लिख दीजिए, तो मैंने अपने ढंग से लिखनी शुरू की। फिर मुझे पता पड़ा कि ना तो उनका कोई बौद्धिक इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड है, ना उनके पढ़ने वालों का कुछ है। तो मैंने कहा मैं भाई ये सुनिए, आप हिंदुओं का उपनिषद है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद में एक अद्भुत श्लोक है, अद्भुत श्लोक है। मैं इतना गारंटी देता हूं कि आपके चैनल पे जो लोग देख रहे हैं उनमें से शायद 50 से 70% लोगों को मालूम होगा ये, लेकिन बृहदारण्यक का है। और जो श्लोक मैं बोलने जा रहा हूं आपके सामने, मुझे लगता है कि जिसने भी लिखा है उससे ज्यादा इस संपूर्ण विश्व का लवर कोई नहीं हो सकता है। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। सुनिए आप, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। देखिए यहीं पे बैठे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। कितनी बढ़िया, सबका कल्याण हो, सब निरोगी रहे और सब मंगलकारी घटनाओं के साक्षी बने। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, आप अल्लाह का नाम लोगे तो ऐसा होगा, आप भगवान का नाम लोगे तो ऐसा होगा, आप जीसस को नहीं, कुछ नहीं, नो टर्म्स एंड कंडीशन, प्योर लव एंड नथिंग एल्स। मुझे लगता है इस व्यक्ति से बड़ा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम करने वाला मुझे कोई नहीं दिखा।
सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुखम भाग भवेत्। अभी देखिए विक्टर ह्यूगो, मैं बड़ा ज़बरदस्त मुरीद हूँ विक्टर ह्यूगो का। फ्रेंच लिटरेचर तो फ्रेंच लिटरेचर है। तो विक्टर ह्यूगो का एक नावल है, उसको इंग्लिश वाले ला मिज़रेबल बोलते हैं, लेकिन फ्रेंच में ला मिज़राबली उसको बोलते। तो उसमें एक लाइन मैं अक्सर कोट करता हूँ, द सुप्रीम हैप्पीनेस ऑफ लाइफ इज़ द कन्विक्शन, द सुप्रीम हैप्पीनेस ऑफ लाइफ इज़ द कन्विक्शन दैट वी आर loved for ourselves, or say rather loved in spite of being ourselves। कितनी खूबसूरत लाइन है। विक्टर ह्यूगो, विक्टर दुनलूब करके एक उनकी एक कविता है जो उन्होंने अपनी बेटी की डेथ के ऊपर लिखी थी। वो फ्रांस का बच्चे को मालूम है, अपनी बेटी के लिए लिखी थी। और एक बात बताऊं, अभी मुझे एक बड़ी कमाल की चीज़ पता पड़ी। हैदराबाद के एक शायर, दक्कन के एक शायर मखदूम मोइनुद्दीन, उनका एक गाना तो बहुत हमारे खयाम साहब ने कंपोज किया था, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों मंडी की। में नहीं, वो भी नहीं, ये बाजार का गाना है। बाजार, हाँ। सुप्रिया पाठक और ये स्वर्गीय फारूक शेख के ऊपर पिक्चराइज है। बड़ा स्लो शूट है उसका। हाँ। वो गाने का मतलब कैमरा मूवमेंट सब एवरीथिंग। तो मखदूम मोइनुद्दीन की ये रचना जो है कि फिर छिड़ी रात बात फूलों की, बात है या बारात फूलों की, फूल के हार फूल के गजरे, जैसे रात फूलों की बात फूलों की, एलिट्रेशन पे ही चलता है। जी, अरे कमाल की गज़ल है, कमाल की गज़ल है। और ये महकती हुई गज़ल मखदूम जैसे सहरा में रात फूलों की। उनका एक गाना, फिल्म थी चाचा चा, और उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे इकबाल कुरैशी साहब। उन्होंने भी एक गाना इस्तेमाल किया जो स्वर्गीय चंद्रशेखर जी और हेलन साहिबा के ऊपर पिक्चराइज्ड है। अब सुनिए आप कि मैं कदे से ज़रा दूर उस मोड़ पर, मैं कदे से ज़रा दूर उस मोड़ पर, एक चमेली के मंडवे तले दो बदन प्यार की आग में जल गए। सुनिएगा आप, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, एक चमेली के मंडवे तले दो बदन प्यार की आग में जल गए। सुनिए अब आगे कहता है, हमने देखा उन्हें दिन में और रात में नूर जुल्मात में, हमने देखा उन्हें दिन में और रात में नूर जुल्मात में, मस्जिदों की मीनारों ने देखा उन्हें, मंदिरों के किवाड़ों ने देखा उन्हें, मैं कदे की दरारों ने देखा उन्हें, दो बदन प्यार की आग में जल गए। आपको पता है क्यों लिखा था? ये अपनी बेटी के लिए लिखा था। उनकी बेटी की ऑनर किलिंग की गई थी, बिकॉज शी फेल इन लव विद हिंदू। अपनी बेटी के लिए लिखा, दो बदन प्यार की आग में जल गए। तो आपने तो ये प्यार करने वालों को मजाक बना रखा है, बहुत मजाक बना रखा है। प्यार में धर्म कहां से आ गया? और जहां धर्म है वहां वो प्यार नहीं हो सकता है। प्यार और धर्म अलग अलग चीजें हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जब धर्म और राजनीति मिलते हैं तो इतिहास में देखा गया है कि गड़बड़ होती है। धर्म अलग चीज है। धर्म इत्यार्यते, धर्म है वो जो धारण किया जा सके, धर्म जो धारण किया जा सके। और इस मामले में हिंदुओं के जो स्क्रिप्चर्स हैं वो एक वाइडर पर्सपेक्टिव में कमाल है उनका, उनके कमाल है। विश्व को अगर कभी उसके आधारभूत जो शिक्षा है, आधारभूत दर्शन है कुछ किताबों का, तो विश्व में परमाणु सर्वनाश की स्थिति में, ये नोट कर लीजिएगा आप, अगर कभी शांति और प्रेम की खुशबूदार हवा और पवन के झोंके आए तो केवल एक जगह से आएंगे, और वो जगह है जिस देश का नाम महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर रखा गया। और सुनिए आप, बहुत अच्छी कमाल की बात है, भारत।
भरत के नाम पे भारत रखा गया है। भरत जो थे उनके 9 पुत्र थे और अब उनको चुनना है अपना क्राउन प्रिंस, अपना उत्तराधिकारी, अपना वारिस। आपको पता है उन्होंने क्या कहा? मैं अपने 9 में से किसी भी पुत्र को इस योग्य नहीं मानता कि मैं अपने देश का उसको राजा बनाऊं। इसलिए उन्होंने अपने गुरु भारद्वाज ऋषि के भीमन्यु को इस देश का राजा बनाया और उन्होंने कहा कि राजा अपनी नीति, अपने चरित्र के आधार पर चुना जाना चाहिए, ना कि वंशवाद के आधार पर। ये आपके जितने लोग हैं ना, आपके पॉलिटिशियन, उनके लिए यह सूत्र है। अगर सचमुच इस देश को तुम अपनी खोई हुई गरिमा को वापस पाना चाहते हो तो यह है, मेरिट के आधार के ऊपर होना चाहिए। आप इस इंडस्ट्री में मेरिट देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में? स्मिता जी, भारत में ही मेरिट नहीं है तो इंडस्ट्री उसका एक छोटा सा पार्ट है। कहाँ है भारत में? पर फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि यही एक जगह है जहाँ पे आपका धर्म, इट डजंट मैटर। ये देखिए, गंगा जमनी तहजीब के नाम पे जो हुआ है, वो अभी एक दोबारा बुलाइएगा और कैंडिड कीजिएगा तो फिर बात करेंगे। गंगा जमनी तहजीब और जो हिंदुस्तान की जो यात्रा रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा रही है। जिन हालातों में इस देश का बंटवारा हुआ है और जो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हुआ है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिबी ख्याल बहुत अच्छा है। तो बताऊंगा मैं आपको। आपको पता है मैं एक रेडियो शो करता हूं जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, ठीक है ना? तो वो लोग कहते हैं अरे सर आप तो क्या बोलते हैं, क्या इंसाइक्लोपीडिया इंडिया के फलाना। मैंने कहा मेरे पास अभिनेताओं की जन्मपत्री नहीं, मेरे पास सारे राजनेताओं की जन्मपत्री भी है, सबकी जन्मपत्री। अरे वो शो भी तो है जो नीरज आप बात कर रहे थे। सच में आपका जो ट्रिविया आप लाते हो गूगल का ट्रिविया नहीं है? नहीं हो ही नहीं। आप जो बोलते हो गूगल ने तो मेरे से लिया है। आशा पारेख को शायद आपने बताया उनका जन्म जो हुआ, वो हैरान रही थी। मैं था उस दिन वहाँ पर। मैंने कहा जो तो छोटी छोटी, क्या कहा? वो मसूरी में, देखिए नहीं, वो मैंने सायरा बानो को कहा। सायरा बानो को क्या था कि आप देखेंगे कि मेरे ये बताने से पहले, वो भी कपल ऑफ ईयर्स पहले, वो मेरी प्रोड्यूसर भी रह चुकी है ना एक प्रोग्राम की, दिलीप कुमार और सायरा बानो। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं जब किसी का विश्लेषण करता हूं तो मैं उसको पूरा देखता हूं कि भाई बताना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जैसे 10 मार्च है, मेरे को जाना बहुत ज़रूरी है कि 10 मार्च का बंदा क्या है। सो हर जगह ये मिला कि उनका जो जन्म है 23 अगस्त 1944 का है। ओके। से सायरा बानो का। लेकिन कहाँ पैदा हुई ये नहीं है, जब तक कि मैंने कहा नहीं, तभी आया। अभी मैंने कहा क्यों? आप उनकी वालिदा को जानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मेरे पास तो कोई नहीं है। उनका एक प्रोडक्शन में बशीर भाई हुआ करते थे। मैंने बशीर भाई को फ़ोन लगाया, मैंने बशीर भाई, वो मुझे जानते थे, मैंने कहा बशीर भाई एक बात बताइए यार, पता करके बताओ ये पैदा कहाँ हुई है? अरे कहले पासपोर्ट सामने रखा, मसूरी में पैदा हुई हैं। मैंने बात करवाई है। कहले अब्बा और अम्मी छुट्टियों पे गए थे, इनके फादर दिल्ली के बहुत बड़े इंजीनियर हुआ करते थे, छुट्टियों पे गए थे और वहीं पे मदर को लेबर पेन हुआ तो मसूरी में इनका जन्म हुआ। छोटी सी बात थी, बात तो बिल्कुल छोटी सी थी, लेकिन और तो किसी ने नहीं बोली। अभी लता मंगेशकर के 2017 में एग्जैक्टली मे बी ऑन 26 अक्टूबर, तो उनके भाई जो है हृदयनाथ मंगेशकर, वो 80 साल के हो गए थे और एक शो आया षणमुखानंद हॉल में, कहने लगे कि मुझे भी गाते हुए 70 या 75 साल हो गए, ये शो कर लो। अच्छा जी, कि शो कोई आया होगा तो कर लिया। लता मंगेशकर को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे भाई? हाँ, है ना? सो बेकार की लफ्फाजी में मत पड़िए। आप अपना वर्थ प्रूफ कीजिए कि आपने जो बोला है और आपने जो बोला है वो दूसरा कोई नहीं बोल पाएगा। अब मैंने उसको काफ़ी एंगल से जाके उसको कवर करना शुरू किया। सो 28 सितंबर 1929 को ये पैदा हुई थी। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पैदा हुई थी। तो 29 में मैंने इधर उधर तलाश करके पता किया कि उस पूरे इलाके की उस टाइम पे 1929 में 1,07,143 पॉपुलेशन थी इंदौर की। ठीक है, ओके जी, ठीक है जी, ठीक है। अब मैंने ज्योतिषियों से पूछ के कहा अश्विनी भाद्र नक्षत्र था, शनिवार का दिन था, वो सारा का सारा करके, और मैंने कहीं से डाटा निकाल ही लिया। सेम टाइम पर
ये रात को 9 से 11 बजे तक 7 कन्याएं पैदा हुई थीं। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में शनिवार के दिन, वो पूरा है कौन सा नक्षत्र था, कौन सा भाद्रपद था, कौन सा क्या पूरा ज्योतिष का वो था, 7 कन्याएं पैदा हुई थी। 6 को हम जानते नहीं हैं। 7वीं कन्या का नाम उनके पिता ने पहले रखा था हेमा हार्डिकर, लेकिन क्योंकि उनकी पहली बीवी से उनकी बेटी जो थी लतिका मर गई थी, इसलिए पिता लतिका को बहुत याद करते थे, दीनानाथ मंगेशकर। उनका जन्म शायद 1900 में हुआ था, तो दीनानाथ मंगेशकर ने अपनी बेटी हेमा का नाम बदल के लता रख दिया। वाह, ये अनु गूगल कपूर होना चाहिए आपका नाम। यही तो है ना। हाँ। अभी मैंने रफी Research साहब का मतलब प्रोग्राम ये। किया, अभी कुछ दिन पहले। सो मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा भाई ये जो गांव है इसका नाम था कोटला सुल्तान सिंह, ये तहसील है मजीठा, डिस्ट्रिक्ट है अमृतसर। मैंने पूरा नाप लगाया गूगल के ऊपर कि उस वक्त कितनी दूर था और आज कितनी दूर है। ये जब लाहौर में शिफ्ट हुए इनके फादर हाजी मोहम्मद अली साहब, तो ये 2 साल के थे ना, 1926 में शिफ्ट हुए। तो उन्होंने जाके वहां पर एक ढाबा खोला, और इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था कौन सा अली नाम था उनका, तो उन्होंने सलोन की दुकान खोली नूर मोहल्ला में, लाहौर में। हो सकता है आपके लिए छोटी बात हो, लेकिन जो सुनने बैठे हैं उन्होंने पहले तो नहीं सुनी ना। मैं सुना रहा हूं आपको। अब ये जो चीजें मुझे मालूम है कि जनता किस चीज में हो, कहानी, और कहानी अगर ऑथेंटिक हो तो आप मुझ पे, इसलिए जनता मुझ पे विश्वास करती है। अंताक्षरी के टाइम भी मुझे याद है कोई गाना सुना देता था और आप झट से एक शब्द को लेकर आप दूसरा गाना, क्लासिकल ट्रेनिंग हुई थी कुछ नहीं, काय की ट्रेनिंग, कोई जिंदगी ने कुछ सीखने का मतलब फॉर्मली सीखने का मौका ही नहीं दिया। और एनएसडी में था तो वहां जितना सीखा जा सकता था सब सीख लिया। फिर आपको राग ताल सब कैसे पता होता था? देखिए, मैंने जब पिताजी की कंपनी, बाबूजी की कंपनी ज्वाइन की, तो वो जो स्टाइल था नाटक नौटंकी का, पारसी थिएटर का, उसमें एक्टर माना ही नहीं जाएगा जब तक कि आपको गाना नहीं आएगा। गाना तो गाना ही पड़ेगा, और गाना आपको ऐसा नहीं कोरस वाला गाना नहीं, गाना मतलब गाना। तो लैला मजनू बन के आप अगर गाना नहीं गाएंगे तो फिर क्या हो गया? आप राजा हरिश्चंद्र बन के गाना नहीं गाएंगे, राजा भर्तरी बन के नहीं गाना गाएंगे, तो कैसे हो चलेगा सर? वो तो मैडम, वो तो गाना तो गाना ही पड़ेगा। और बिल्कुल स्पष्ट आपकी जो बोली है, मतलब उसमें यू वेरी क्लियर, सारे वर्ड्स आपके सारे, हाउ डिड दैट हैपन? बिना ट्रेनिंग के नहीं इसलिए कि मेरी माताजी को संगीत का शौक था, उन्होंने सीखा था, और शादी के बाद मेरे पिताजी ने उन्हें बहुत इंस्पायर किया उर्दू, अरबिक और फारसी सीखने। फिर आप संस्कृत भी बोल लेते? मेरी मदर भी बोलते थे। मेरी मदर की तरफ से ये आया है, ये उनका। और बाऊजी ने मेरी मदर को, मेरे फादर वॉज ए ग्रेट फेमिनिस्ट। हाँ, इतना मतलब आप उनके सामने किसी भी स्त्री को आप निरादर नहीं कर सकते। झगड़ा कर लो आप किसी स्त्री को गाली नहीं दे सकते मेरे फादर के सामने। इतना वो स्त्री को मान और सम्मान देने वाले थे उस टाइम पे। 1919 में पैदा होने वाला आदमी। शायद उन्होंने अपनी माँ को बहुत अर्ली एज में विधवा होते हुए देखा। मेरे दादा जो थे डॉक्टर कृपाराम कपूर, बहुत जल्दी गुजर गए थे। सो कुछ ना कुछ तो आया है। विद दैट रोमांस ऑल्सो, जो आप अपने फादर के बारे में कहते हैं, आपने भी तो झटवंगनी पटविया वाली बात की थी। दैट्स ऑल्सो लेजेंडरी। 5 मिनट में मैंने सिर्फ पिताजी को एक बार मदर की आंखों में आंखें डाल के देखा, बस। वो जमाना अलग था। उन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस हुए भी होंगे तो हमारे सामने तो नहीं पहुंचे, बच्चों के सामने। और आप ताज्जुब करेंगे, कभी गलत राह पे चलने की वो नहीं दी। एक छोटा सा एक किस्सा है, मैं घुमा के बोलूँगा कि एक पॉइंट आया, 72 की बात होगी, 16 साल का मैं। तो मुझे कुछ एक ऐसा काम करने का ऑफर दिया गया जो उचित नहीं था और गैर कानूनी था। तो वो मैंने किया, और उसके बदले में मुझे कुछ जो रुपए मिले, शायद 650 थे कि 450 थे,
वो मेरी औकात से बहुत ज़्यादा थे। मैंने वो काम किया और वो पैसे ले जाके माँ को जब दिए, माँ ने उन नोटों को देखा और एक झापड़ दिया मेरे, वापस करके आए। मेरी माँ समझ गई कि सीधे रास्ते पे तो चल के इतने पैसे मिलेंगे नहीं। ये 72 की बात बता रहा हूँ। तो फिर मैं उस आदमी के पास गया और मैंने उससे कहा, भाई साहब आज मेरी माँ ने मुझे मारा है, अब मुझसे ये काम मत करवाइए। कहने नहीं, मैं बहन जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तेरे को काम को नहीं होगा। बस वही। सो आप कैसे चल रहे हैं? बाबूजी ने भी कभी गलत कोई नहीं किया है। काम अच्छा करो बेटा, भूखे मर जाएंगे। तो कुछ ऐसे ज़ख्म भी दरपर्दा हमने खाए हैं जो हमने अपने रफ़ीक़ों से भी छुपाए हैं। कुछ ऐसे ज़ख्म भी दरपर्दा हमने खाए हैं जो हमने अपने रफ़ीक़ों से भी छुपाए हैं। ये क्या बताएं कि हम क्या गंवा के आए हैं, बस एक ज़मीर बमुश्किल बचा के लाए हैं। ज़मीर, स्वाभिमान। एक तो गरीब हूँ और ऊपर से स्वाभिमान है, मुझे इस देश में रहने का कोई हक़ ही नहीं है। अगर आप स्वाभिमानी हैं और सच्चे हैं और गरीब हैं तो आप इस देश में नहीं रह सकते हैं। आपका एक डिसएग्रीमेंट भी हुआ था प्रियंका चोपड़ा के साथ, उसी को लेकर, वो क्या था? नहीं, वो तो अपना लड़कियां हैं, आजकल की लड़कियां हैं, उन्होंने अपना, वो भी एक इंटीमेट सीन को लेकर था या हाँ, कुछ था? अभी मैं तो बड़ा आप ऑब्जेक्ट करते हैं ऐसे जब आपका ज़मीर नहीं मानता कि मैं नहीं करूंगा? नहीं, क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे आप ताज्जुब करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट, ये बहुत अच्छी बात है, आपने एक इसको दूसरा एक दिशा दे दी। देखिए एक बात क्या, खून माफ, शायद 7 खून जी शायद नहीं, ऐतराज था या नहीं 7 खून माफ? 7 खून माफ में इस तरह के इंटीमेट सीन है इंस्पेक्टर कीमत लाल के साथ। तो विशाल भारद्वाज ने कहा कि वो थोड़ा शर्मा रही है, तो मैंने शर्मा रही है तो निकाल दो। भाई एक बात, तो उत्सव के अंदर तो रेखा की मालिश भी की है। हाँ, वो इरोटिक सीन था। हाँ, ठीक है जी। नहीं, वो तो इनके हीरो के साथ था। मेरे को, मैं चंपी वालों तो मालिश करके जगाता हूं, लेकिन जब मैं जुआ खेल के भागता हूं तो मैंने तो न्यूड शॉट भी दिए हैं उसके अंदर। 83 जुलाई, ये बरसात जुलाई अगस्त की बात ही थी, आरके स्टूडियो में न्यूड शॉट दिया अपने को, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आ गया ये, तो मैंने विशाल से कहा अगर उसको हिचक हो रही हो तो शॉट निकाल दो। नहीं सीन ही निकाल दो। कहना नहीं, ऐसा कैसे निकाल दूं मैं, सीन तो करना पड़ेगा। मैं ठीक है भाई। अब जब कंबाइंड शॉट थे तो मुझे कोई सेट के ऊपर ज़्यादा मजाक वजाक करने की आदत नहीं है, थोड़ा सीरियस टाइप का बंदा हूँ मैं। शॉट दे दिया, लेकिन जब सोलो शॉट हुआ, आप ताज्जुब करेंगे जिस तरह से मैंने उस शॉट को दिया था। एक सिद्धार्थ करके एक असिस्टेंट था, कहले सर मान गया। मैंने कहा साले एक झापड़ दूंगा, इतने सारे खेल सीन किए तू, तब तूने लिखा कि मैं मान गया, अभी ये सेक्स सीन किया तो मान गया। बहरहाल आना जाना हो गया और एक न्यूज़ आ गई कि प्रियंका चोपड़ा रिफ्यूज टू किस अन्नू कपूर। अब वो आ गए। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, सेक्स और वायलेंस जो है ना, पूरी दुनिया में आपको आकर्षित करेगी। आप कहीं कर भी, अंटार्कटिका होनोलुलु में भी हो, सेक्स और वायलेंस तो काम ही करती है। कहीं ना कहीं हम जो बाय प्रोडक्ट हैं इन्हीं 2 विधाओं के हैं। सो कहने लगे सर ये प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि वो आप शी रिफ्यूज टू किस अन्नू कपूर। तो मैंने कहा तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या हो। मैं कहा ओके ना। इसको उन्होंने बात का बतंगड़ बनाया। तो फाइनली मैंने कहा यार तुम लोग इतनी बात कर रहे हो, इतना सब ये बनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे तो पता नहीं उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन सीधी सिंपल सी बात है, अगर ये मार्केट में चर्चाएं हो रही हैं, न्यूज़ बन रही है, तो सीधी सिंपल सी बात है कि अगर मैं हीरो होता तो प्रियंका चोपड़ा को कोई आपत्ति नहीं होती। हीरो को चुमने में किसी हीरोइन को आपत्ति नहीं है। वो तो मैं हूं ना, शक्ल है सूरत ना पर्सनालिटी, इसलिए प्रॉब्लम हो गई है। आप ध्यान रखिएगा। बस यही उनको बात लग गई, चुभ गई। आई डोंट नो व्हाई। अब जब मैं तो पौरुषपुर के अंदर आप देखिएगा, ये एक क्या बोलते हैं भाई, OTT क्या वेब सीरीज में कितना को आप देखिए। मैं तो डायरेक्टर को, हमारे डायरेक्टर साहब को सेक्स के शॉट ही लेने नहीं आते हैं, ठीक से आते ही नहीं। तो मैं उनको बता रहा था कि मैं इनको, आपको ऐसे लेना चाहिए, शॉट इसको लेना चाहिए। बल्कि क्या हुआ, क्यों शर्माते हैं, ऑकवर्ड है,
आर दे नॉट कंफर्टेबल? क्या बात क्या होती है? अरे अनकंफर्टेबल तो मुझे होना चाहिए, उस लड़की को होना चाहिए। हाँ। मैंने जिन जिन लड़कियों के साथ इस तरह के इंटीमेट सीन करने, एक तो मैं मजाक नहीं करता, मैंने उनको बहुत हेल्प किया। मैंने कहा इस तरह से आपको करना है, वो करना है, या कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बल्कि क्या हुआ, एक लास्ट एक शूटिंग का, अरे ये जो अपना एक एक्ट्रेस हैं शिल्पा शिंदे, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत बेहतरीन कलाकार हैं और बहुत अच्छी पर्सन है। तो मैं जब गया सेट के ऊपर तो कहने लगे कि कौन सा सीन है, मैंने कहा यार ये सीन है, तो हंसने लगी। तो मैंने कहा क्या हो गया, कहने अनु जी अभी अभी मैंने आलू बोंडा खाया है। आप समझे ना, आलू बोंडा खाया, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हंसा, बिल्कुल नहीं हंसा। मैंने अपने जो मेरा विश्वजीत विशाल है उससे कहा कि मैडम को थोड़ा सा इलायची और रजनीगंधा दे दे, उसने दे दिया, उन्होंने अपना खाया, पानी वानी पिया। मैंने कहा ये चलिए। अब देखिए हम लोग जो आप लोगों को पर्दे पे देखते हैं, हमको ये बैक स्टोरी तो पता नहीं होती ना। आप ताज्जुब करेंगी, आपके ये डिपार्टमेंट एक ऐसा है, सेक्स का डिपार्टमेंट ऐसा है, फ्लैश ट्रेड का डिपार्टमेंट ऐसा है, देह व्यापार का ऐसा डिपार्टमेंट है कि इसके ऊपर आप बिल्कुल एक अलग चर्चा करेंगे, क्योंकि और सीरियसली, हाँ, वरना इसमें आपके यंगस्टर्स को कुछ और तरह से मजा आ जाएगा। आई अंडरस्टैंड। हाँ, सो दुनिया का जो दुनिया का, मुझे पता नहीं आप ये इसको रख पाएंगी या नहीं रख पाएंगी, लेकिन बहरहाल कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सब अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम मैच्योर्ड हैं, हम एडल्ट हैं, हम चीज़ों को समझते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो ब्रॉथल है उसका नाम है पाशा। क्या नाम है? पाशा उसका नाम है, और वो जर्मनी के कोलोन शहर के अंदर है। 10, 12, 11 मंजिल की इमारत है। या आप जब बात करते हैं कि आम्स्टरडाम सेंट्रल के पीछे जो पूरा का पूरा ग्लास हाउस है, या हैम्बर्ग के अंदर। सो ये एक स्टूडेंट के नाते मैंने बहुत कुछ उसको एक्सप्लोर किया, उन सारी चीज़ों को। मुझे मालूम है क्या प्रॉब्लम है। आपने एक इंसिडेंट का जिक्र किया जब आप दिलीप कुमार के कान में कुछ कहते हैं। एक पिक्चर है हमारे पास शाहरुख खान के साथ आपकी, आप इसमें क्या कह रहे थे? क्या बात हुई थी आपकी? इट्स सच अ इंटेंस थिंग। वो जिस तरह आपको देख रहे हैं। यश चोपड़ा की फिल्म डर है, इसमें मैंने काम किया है भाई, किया ना डर में। अभी क्या हुआ, यश चोपड़ा ने एक फ़ोन किया, कहने लगे कि कलाकार, ये 93 की बात होगी, कलाकार सुन, हाँ एक फिल्म है मैं बना रहा हूँ। कलाकार सुन, हाँ ऐसे बोलते हैं यश जी। ने प्यार तो करते थे ना, उनके दोनों का जाने का मुझे, आपको तो आप ताजुब करेंगे। Let me admit and admire, I have been associated with so-called film family only 3. 3 से चौथी नहीं है। पहली थी आज़मी की फैमिली, शबाना आज़मी, उनकी स्वर्गीय माताजी और उनके स्वर्गीय पिताजी कैफी साहब, उनके भाई जो है बाबा आज़मी। ये 4 लोग, इन्होंने मुझे बड़ा प्यार, प्रेम, सम्मान दिया, बहुत आगे बढ़ाया। और इनके साथ उन्होंने मिस्टर जावेद अख्तर जुड़ गए। जावेद अख्तर शबाना आज़मी की शादी 9 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को मैंने ही कर पाई है। जी 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 जी, उन्होंने स्वीकार किया है इस चीज़ को रेडियो के शो में। मैंने कहा याद है ना कैसे भागा था बांद्रा मस्जिद में मौलवी को लेने के लिए, वो भी एक अपने आप में कहानी है। बैठे हुए थे, तुन्न थे, और ये अंदर बैठ के किताब पढ़ रही थी। तो मैं पहुंचा 9 दिसंबर की रात को। मैंने कहा कि बीबी जो है, अब मुझे बहन मानती थी, तो मैंने कहा भी जो है फैसला कर डालो यार, अभी क्या। ये टुन्न थे एकदम, जावेद। हाँ। तो कहने लगे कि क्या फैसला करूं, कुछ करने को तैयार ही नहीं है। तो मैं इनके पास गया, मैंने कहा सर बोलो आप साहब, है तैयार है? हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा बीबी आप तैयार हो क्या? हाँ ठीक है। मैंने कहा फिर मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ ना। तो उनका ड्राइवर का नाम था माइकल। मैंने कहा चल माइकल। और मरहूम कामरान रिजवी थे, जिनकी एक एक्टर थे, इनके परिवार के सदस्य थे, उनकी हत्या कर दी गई। सो मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो मैं भागा लेके वहाँ से, बांद्रा मस्जिद से मौलवी को लेके आया। फिर इधर अम्मी ने, मिसेस शौकत कैफी ने, उन्होंने पूरा लाल जोड़ा वोड़ा निकाला, और फिर बोनी कपूर, अनिल कपूर को फ़ोन किया, सुलभा भाभी को फ़ोन किया, और अपना उनके हस्बैंड थे ईशान भाई, उनको फ़ोन किया। सब लोग आ गए। सवेरे 4:30-5 बजे तक तो डांस वांस होता रहा। शादी कर ली घर पे। जी, 9 दिसंबर 1984 की रात को, मध्य रात्रि के बाद ही शादी हुई है। बोल रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो चैलेंज कर लीजिए, मुझे चैलेंज कर दीजिए कि मैं गलत हूँ। मैं तो कहता हूँ आप चैलेंज कीजिए कि मैं गलत हूँ। अच्छा वो बताइए, जब आपको फोन किया कि कलाकार आ जाओ
फिल्म। हाँ, तो कहने लगे कि ये मैंने किसी और को लेके ये रोल के साथ मैंने बनाया था, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने कहा ठीक, मैं कर देता हूँ। तो मैं गया यहाँ पे 7 बंगले बाद बंगले में कहीं था, कह लगे ये सीन है, और पहला ही दिन शायद ये कुछ बड़ा इमोशनल फांसी वासी इस तरह का कोई सीन था, मैंने जाके परफॉर्म कर दिया। उस दिन उदय तारा नायर भी बैठी हुई थी। आपको मालूम, उदय तारा नायर ने स्क्रीन की एडिटर हुआ करती थी। नाम सुना है आपने उदय तारा नायर? नहीं, मैंने नहीं सुना। उदय तारा नायर बहुत बड़ी हस्ती थी, स्क्रीन और जर्नलिज्म की बहुत बड़ी हस्ती थी, अच्छा। और वेल रिस्पेक्टेड। उन्होंने लिखा था कि आज मैंने अन्नू कपूर को डेथ सीन करते हुए देखा, डर में। ये मुझे मारता है अपना शाहरुख। तो मैं तो फिल्म देखी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ था, याद है मुझे। आपने फिल्म नहीं देखी? मैं नहीं देखता ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी फिल्म भी नहीं देखते? अपनी हो पराई हो, क्या देखना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डर कौन नहीं देखता? नहीं, डर कोई तो नहीं- सबने देखा था। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। जितना डरे थे हम डर देख के। सो उन्होंने लिखा था कि आज मैंने अन्नू कपूर को डेथ सीन परफॉर्म करते हुए देखा, और विश्वास मानिएगा, इसमें मत समझिएगा दैट आई एम गेटिंग कैरिड अवे और आई एम बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ प्रेज और अप्रिसिएशन। आज मैंने अन्नू कपूर को डेथ सीन करते हुए देखा, और मैंने रियलाइज किया कि सम ऑफ आवर ग्रेट्स कैन लर्न हाउ टू परफॉर्म अ डेथ सीन बाय अन्नू कपूर। दिस इज व्हाट शी रोट। उदय तारा नायर भी हैं, उनसे पूछ लीजिए जाके, उन्होंने लिखा था कि नहीं लिखा था। नहीं, मेरे पास जन्म पत्रियां सबकी हैं। सो ये जो लड़का है शाहरुख खान, हाँ, सो इसकी मैंने एक फिल्म देखी है, और वो भी मुझे किसी ने कहा कि यार ये फिल्म तुम देखो ज़रूर, और तो मैंने वीडियो मंगाया। तो कहने लगे कि मैं फ्री भी इस पे स्मिता जी यकीन नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा, कहने लगे कि मैं कैसेट भेजूं क्या आपके पास? तो मैंने उस व्यक्ति से कहा, मैंने कहा सुन, मैं कैसेट खरीद रहा हूँ। कैसेट या क्या होता था भाई? सीडी या डिस्क खरीद रहा हूँ, और अगर तू बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा है एक फिल्म को, और अगर ये फिल्म घटिया निकली तो 10 गुने पेमेंट ट्रांसफ़र कर देना तू। उसने कहा जी भाई साहब कर दूंगा। मैंने वो सीडी मंगाई। फ्री बीस पे यकीन नहीं करता हूँ। कौन सी पिक्चर थी? उसका नाम है चक दे इंडिया। जबकि चक दे इंडिया के बारे में बाद में कर, चक दे इंडिया का जो मेन कैरेक्टर है वो असल में हमारे एक बहुत बड़े कोच श्री नेगी साहब की लाइफ के ऊपर है। लेकिन इंडिया के अंदर है ना कि वो मुसलमान को अच्छा कैरेक्टर बताना है और पंडित का मजाक उड़ाना है, तो वो पुरानी एक व्याधि है जिसे गंगा जमनी तहजीब के नाम पर एक लेबल लगा दिया जाता है। एनीवे वो सारी चीज़ें हम सब आपका एक एपिसोड और दोबारा करना पड़ेगा आने वाले। गंगा जमनी तहजीब के ऊपर। गंगा जमनी तहजीब के ऊपर उर्दू के बाद उसको आप फ्रॉड मानते हैं? आपको एक चीज पता नहीं है कि आप सबके मन में किस तरह से फिरंगियों ने, ब्रिटिशर्स ने क्यों छोड़ा? आपको क्या लगता है आपके आंदोलन की वजह से छोड़ा? स्वतंत्रता के आंदोलन की? आपको क्या लगता है गांधी के चरखे ने आपको आज़ादी दिलाई है कि नेहरू ने आज़ादी दिलाई है? ना ना, सर्टेनली नॉट। आज़ादी तो शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद और शहीद आजम भगत सिंह और वीर खुदीराम बोस की कुर्बानी के बाद भी नहीं मिली। ये पूरा वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, और एक जगह जो थी वो लाइबिलिटी बन रही थी। जितना नोच सकते थे उन्होंने नोच लिया। अब ये जगह एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। और यहां पर हो भी रहा है आज़ादी चाहिए, हमें अपना स्वायत्त चाहिए। उन्होंने कहा ले लो। हेनरी लॉरेंस ने क्या कहा था? उनका रेजिडेंट गवर्नर था। क्या बोला था? तुम डिसाइड करो कि तुमको तलवार की हुकूमत चाहिए या कलम की। हम ब्रिटिशर्स दोनों तरह की हुकूमत करना जानते हैं। मैकलो ने क्या कहा था? हिंदुस्तान जिस टेक्निक पे चल रहा है, इनको धर्म जाति, डायलॉजी क्या था? धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर आपको बांट दिया, डिवाइड एंड रूल। वही तब से लेकर अब तक ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है कि आप डिवाइड करते हैं, रूल करते हैं। अभी वो कह रहे हैं, अभी नरेंद्र मोदी आ गए 2014 से, तो उन्होंने कहा साहब ध्रुवीकरण हो गया। एक लफ्ज इंडियंस बहुत इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ध्रुवीकरण हो गया। पता तो पड़ गया कौन कहाँ है। कोई पत्ता हिले पता तो चले कौन अपना है, कुछ पता तो चले। बड़ी सिंपल सी बात है। दैट्स गुड, दैट्स वेरी वेरी गुड। पता पड़ना चाहिए आप कहाँ हो, वेयर डू आई स्टैंड। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। सो इंडिया
के अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी है, कमी रहेगी। भारत की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन 1040 करोड़ समस्याएं हैं। उन समस्याओं को कोई दूर नहीं कर सकता है। आप क्या आर्ट के माध्यम से दूर कर सकते हैं? किसने आपको बोल दिया? ये इन लोगों ने। आर्ट कभी क्रांति नहीं लाता। जब कानून के मुहाफिजों पर शुबा हो जाए तो मजलूमों को अपने खम ठोक देने चाहिए। दुनिया की जितनी क्रांतियां हैं, वो चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अभी उन्होंने, मैं जब पेरिस गया तो जब मैंने उनके नाम बताए, जॉर्जेस दांतोस का, एरोसेशल का, कामिल दे मुले का, मैक्सपिलियन रॉबस्पियर का, ये सारे जो नाम बताए, जैकोबिन क्लब का नाम बताया, वो खुद फ्रेंच लोग बैठे हुए थे। ये क्या बोल रहा है? आम आदमी क्रांति लाता है। मैक्सिकन रेवोल्यूशन आम आदमी लाता है। रशियन बोल्शेविक 1970 आम आदमी लाता है। मजदूरों ने क्रांति लाई। और निकोलस, आप कहाँ लेके बैठ गई मेरे से ये, मुझे इन सब की हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से मालूम। मेरे कहने के ऊपर एक किताब जरूर पढ़िएगा, दिस इज बिटवीन यू एंड मी। उस किताब का नाम है, स्टीवन मिलफोर्ड की किताब लिखी हुई है और मेरे बेटे ने सजेस्ट की, और यहाँ पे मिली नहीं तो उसने अमेरिका से मंगाई। उस किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल बैंकिंग एंड द एनस्लेवमेंट ऑफ मैनकाइंड। ये जरूर पढ़िएगा और सुनिए आप कि किस तरह से दुनिया में एक फैमिली ने बैंकिंग के जरिए, और वो फैमिली आज भी है और आज भी आप और हम सबको रूल कर रही है, उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पूरा वर्ल्ड उस फैमिली ने वर्ल्ड बैंक फाइनेंस के थ्रू, कैन यू इमेजिन, ample evidence that the Bolshevik revolution in Russia was financed by a capitalist. जी मैडम, ये तो कुछ और ही हो गया ना। अब ये फिल्मी बातें नहीं है, ये फिल्म वाले क्या करेंगे, ये तो बाय प्रोडक्ट है उसी करप्ट सिस्टम के, कुछ नहीं कर सकते ये। इनमें से भी 2% अगर कोई हैं तो वो कहीं और बह रहे हैं। मातृभूमि के प्रति समर्पण कुछ और चीज़ है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा एक ही परिचय है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मुझे अपने देश से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। मुझे किसी से मतलब नहीं है मैडम। What a lovely thing to say. And I can't think that इस कॉन्वर्सेशन को मैं यहाँ से किस और ले जाऊँ। नहीं, किसी भी तरफ ले जाइए ना। ये लम्हे को यहीं पे थमते हैं और कुछ और भी बात कीजिए, कुछ और अपने पास तो इतने सब्जेक्ट हैं। लेट्स टॉक अबाउट बहन सनी लियोनी। तो देखो हमारे सारे कैमरा। अनुज जी, आप एक 200 साल पुराना रैप सुनाते हो। हमारे पास म्यूजिक तो नहीं, और हम म्यूजिक के साथ जब कुछ करते हैं तो कॉपीराइट्स के आ जाते हैं। नहीं, इसमें कॉपीराइट्स हाँ, मुझे वो एक बार जरूर हमारे व्यूअर देखिए क्या है ये अपना। और रैप का कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे? अपना कपिल कुमार पुंज हैं, उनका नाम है, बहुत सुपरस्टार है। अभी मुझे कैसे पता पड़ा, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये किसी ने भेजा है। कह लें सर बिल्कुल पाजी बिल्कुल सही नाम है, मेरा फैमिली का नाम कपिल कुमार पुंज है, लेकिन आप, मैं और सारी खल्क पूरी दुनिया उसे कपिल शर्मा के नाम से जानती है। तो बस यही बात है। तो कपिल बड़ा चाहता है, बड़ा अच्छा है बच्चा है वो। तो अभी 2 अप्रैल 1981 को ही पैदा हुआ ना। तो कैसे याद रखते हैं ये सब? हाँ, क्या खाते? नहीं, वो प्यार भी करता है मेरे को। हाँ, but तो उसके प्रोग्राम में 3-4 बार, अब सुपरस्टार है तो 3-4 बार बुलाया। तो मैं, रूमी जाफरी और स्वर्गीय सतीश कौशिक वहाँ गए। तो कहा पाजी कुछ सुना दीजिए कि आपका एक चीज़ हमने बड़े सुना है। तो मैंने वहाँ पर एक ब्रज भाषा का जो साहित्य लिखा गया है अद्भुत है। हिंदी में कहावत है, सूरदास वहीं के हैं, रसखान वहीं के हैं। ब्रज के अंचल में हाथरस आ जाता है, अलीगढ़ आ जाता है, मथुरा आ जाता है, आगरा आ जाता है। तो आगरा के नज़ीर अकबर आबादी, और इत्तेफाक से आगरा में ही गालिब भी पैदा हुआ, तो मीर भी आगरा में पैदा हुआ। तो आगरा और ब्रज भाषा, ब्रज। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भांग घोटी जाती है, भांग जो है वो तामसिक नहीं है बल्कि शंकर का प्रसाद मानी जाती है और घोटी जा रही है वृंदावन मथुरा में। और वो आवाज़ लगाते हैं कि भैया सामगढ़ वाले, भैया रामगढ़ वाले, और जसोदा के नंदन और ब्रज के राजा हो जाए, भांग छाननी हो तो नीरज गुप्ता के घर पे आ जाए। ये प्रसाद है। आवाज़ लगाते मोहल्ले वालों को, मोहल्ले वाले आते हैं और छोटा छोटा प्रसाद लेके चले जाते हैं। और जो होस्ट है उसके हिस्से में
1 ग्राम बचे 10 ग्राम बचे, और उसके बाद कि भांग झानी और भजन करनो है। तो वहाँ का एक गीत बड़ा पॉपुलर हुआ करता था, जिसे शायद योर्स ट्रूली ने ज़्यादा और हिंदुस्तान में पॉपुलर बनाने, कि रात शाम सपने में आए, अरे मरी मोरी गुइया रात शाम सपने में आए, अरे दहिया पी गए सररररररर, दहिया पी गए सररररररर, दहिया पी गए सररररररर। फिर अचानक मुझे लगा कि गाते गाते मैंने कहा यार मैं आपको 300 साल पुराना रैप सुना रहा हूँ। अब हैं, इस वजह से वो पॉपुलर हो गया। पता नहीं कितनी बार वायरल हो चुका है, और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसी चीज़ें वायरल होती हैं। वायरल होनी चाहिए ऐसी चीज़ें जो आपकी संस्कृति, आपको पता तो पड़े आपका साहित्य क्या है। तो कि ये रसखान जो थे, उनका नाम शेख सैयद था, शेख इब्राहिम, लेकिन वो कृष्ण भक्त थे और गोकुल में ही उनकी समाधि है। कृष्ण भक्त थे, कृष्ण के प्रेमी थे। तो दहिया पी गए सररररररर, दहिया पी गए सररररररर, दहिया पी गए सररररररर। आज गई हुती भाव रही हूँ, आज मैं सवेरे भोर में आज गई हुती भाव रही हूँ, रस खानी रही कहीं नंद के बौन, बाको जियो जुग लाख करोड़, जसमती को सुख जात नहीं, तेल लगाए लगाए के अंजन भौह बनाए बनाए डे, बाछवी को रस खान बिलोकत, बाछवी को रस खान बिलोकत, मानत काम करा निधि कोटी, और काग के भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ से ले गौ माखन रोटी, दहिया पी गए सररररररर, दहिया पी गए। तो ये रैप है आपका। अगर आप रसखान की बात करेंगे तो एक आदमी ने ये पर्सपेक्टिव कहाँ से आ गया, ये दृष्टिकोण कहाँ से आ गया। अच्छा, ये भाषा तो जो मैं भाषा में अभी बोलूँगा, तो ये गंगा जमुना तहजीब ही तो हुई। नहीं, ये गंगा जमुना तहजीब नहीं है, ये निर्गुण की तहजीब है। सूफीज़म के बारे में फिर कभी बात करेंगे। सो बट इंटरेस्टिंग। अभी उन्होंने कहा कि मानस हूँ तो वही रसखान बसों मिली गोकुल गाँव के ग्वारन, कि अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य योनि में भेजना तो मुझे ग्वाल बालों के रूप में बनाना। आप पैशन देखिए, क्या बात है। और अब मैं बताऊंगा आपको कि क्यों मैं इमोशनल हो जाता हूं। मानस हूं तो वही रसखान बसों मिली गोकुल गाँव के ग्वारण, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरोनित नंद की धेनु मजारन। अगर मुझे पशु बनाना, एनिमल बनाना, तो नंद बाबा की गायों में बनाना। मानस हो तो वही रसखान बसों मिली गोकुल गाँव के ग्वारण, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरोनित नंद की धेनु मजारन। और पाहन हो तो वही गिर को, अगर पत्थर बनाना तो उस पर्वत का पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसने छन उंगली के अंदर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, और जो खग हो तो बसेरा करो मिली कालिंदी कूल कदम की धारण। अगर मुझे स्पैरो बनाना तो वो कालिंदी का जो बरगद का पे, उसकी चिरैया बना देना। ओहो। मैं असल में ताज्जुब, आई फील बैफल्ड, आई एम एस्टॉनिश्ड कि पूरी ह्यूमन रेस उसके ऊपर विश्वास कर रही है जिसको तुमने कभी देखा नहीं है, जाना नहीं है। वो अल्लाह हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, गॉड हो सकता है, उसको जाना नहीं है, और उस पर इतना 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 वो कर रहे हो, उसी के नाम पे खून बहा रहे हो, बम फोड़ रहे हो, जिहाद कर रहे हो, धर्म युद्ध, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सब उसी के नाम के ऊपर हो रहे। क्या कर रहे हो आप? दिस इज द हाई टाइम दैट वी ऑल बिकम एथीस्ट और एग्नोस्टिक। अभी एक नई विचारधारा के बारे में पढ़ रहा, आजीवक, वो फिर कभी बात करूंगा उस पर। On that note, thank you so much कि आप ANI के स्टूडियो में आए and you spent the time expanding our world view. I'm so grateful for you to come here. Thank you. धन्यवाद. Thank you. Thank you.